अध्याय 13 अध्याय 13 उत्तरी शहर _1 में सैन्य सत्ता को पुनः प्राप्त करना। अध्याय 13 उत्तरी शहर में सैन्य सत्ता को पुनः प्राप्त करना _1 यान काउंटी प्रांतीय सरकार। ली रूई को लौटते देख उत्तरी शहर के अधिकारी उसके चारों ओर जमा हो गए। एक अधिकारी ने पूछा, लॉर्ड ली, क्या राजकुमार ने अपनी अगली योजना के बारे में कुछ बताया? नॉर्थ सिटी के सभी अधिकारी इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि नॉर्थलैंड पहुंचने के बाद नॉर्थ प्रिंस कौन से बड़े कदम उठा सकते हैं और क्या इससे उनकी स्थिति और हितों पर असर पड़ेगा। ली रूई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना हाथ उठाकर अपनी दाढ़ी को छुआ और फिर शांत भाव से जवाब दिया, राजकुमार ने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें गैर जरूरी मामलों से परेशान न करूं। उत्तरी शहर में सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। ये सुनकर नॉर्थ सिटी के अधिकारी बेहद उत्साहित हो गए। यदि ऐसा होता तो उनकी शक्ति और उनके हित अप्रभावित रहते। हालांकि उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन उन सभी के मन में यही विचार था। सौभाग्य से शाही दरबार ने उत्तरी शहर में एक निकम्मे राजकुमार को भेज दिया। हालांकि ठीक उसी समय प्रांतीय सरकार का एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया। वह ली रूई के पास पहुंचा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सिपाही की बात सुनने के बाद ली रूई ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ली रूई की परेशानी देखकर एक अधिकारी ने जल्दबाजी में पूछा, ली लॉर्ड, क्या हुआ है? अधिकारी के बोलने से पहले ही ली फेंग प्रांतीय सरकार में प्रवेश कर गया। ली रूई और अधिकारियों के समूह को देखकर ली फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ली लॉर्ड, आज आपका निवास काफी चहल पहल भरा है। ली रूई को होश आया और वह तेजी से पास आकर बोला, यह अतिशयोक्ति है। क्या मैं जान सकता हूं कि जनरल ली का मेरे आवास पर हमारे लिए क्या संदेश है? ली फेंग ने सीधे उत्तरी राजकुमार का प्रतीक चिन्ह निकाला और फिर कहा, राजकुमार ने आदेश दिया है कि आज से उत्तरी शहर के सभी सैन्य मामले मुझे सौंप दिए जाएंगे। ये सुनकर प्रांगण में मौजूद अधिकारी घबरा गए। उत्तरी राजकुमार के प्रति उनके इतने निर्भीक और उदासीन होने का मुख्य कारण ये था कि उत्तरी शहर की सेना गवर्नर के नियंत्रण में थी। उत्तर का राजकुमार अभी अभी उत्तर शहर पहुंचा था और अब वह वहां के सैन्य मामलों का कार्यभार संभाल रहा था। उसकी योजना क्या थी? सेना एक संवेदनशील मामला था। यदि कोई जागीरदार सेना पर नियंत्रण कर लेता था तो उसके मन में कुछ योजनाएं अवश्य होती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार उनके खिलाफ बगावत करने की योजना बना रहा हो? इस समय ली रूई ने कहा, जनरल ली, राजकुमार अभी अभी उत्तरी शहर पहुंचे हैं और अभी तक इससे परिचित नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने आपको सैन्य मामलों का कार्यभार क्यों सौंपा है? ली रूई को नहीं लगता था कि उत्तरी राजकुमार उत्तरी शहर की सत्ता पर हमला करने का इरादा रखता है, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। आखिरकार वह अभी अभी आया था और उसने अभी तक मजबूत पकड़ स्थापित नहीं की थी। इसके अलावा उत्तरी नगर पर अपना शासन बनाए रखने के लिए उत्तरी राजकुमार को अभी भी इन अधिकारियों और उत्तरी नगर की प्रमुख शक्तियों की आवश्यकता थी। भले ही उत्तरी राजकुमार को पूरी जानकारी न हो, फिर भी वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसकी अपनी ही बुनियाद नष्ट हो जाए। ली फेंग ने ली रूई और अन्य लोगों की चिंताओं को देखकर सीधे कहा, ली स्वामी, आपने निश्चित रूप से राजकुमार पर ब्लड मून टॉवर द्वारा जागीर जाते समय किए गए जानलेवा हमले के बारे में सुना होगा, है ना? ली रूई ने कहा, स्वाभाविक रूप से। ली फेंग ने आगे कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना चाहिए कि राजकुमार सैन्य शक्ति पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते हैं। राजकुमार अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहते। ली फेंग के स्पष्टीकरण के बाद ली रूई और अन्य लोगों को तुरंत स्थिति का एहसास हो गया। दरअसल उत्तरी राजकुमार पर यहाँ आते समय हमला हुआ था और वह युवा था और संभवतः डर गया था। शायद इसका कारण ये था कि वह मृत्यु से भयभीत था और उसे डर था कि उत्तरी शहर की सेना उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसने सैन्य शक्ति पर नियंत्रण करने का फैसला किया। ली फेंग ने आगे कहा, ली स्वामी, आप सैन्य अधिकार सौंपने के लिए अनिच्छुक तो नहीं होंगे, है ना? राजकुमार ने आपको उत्तरी नगर के सभी मामलों की जिम्मेदारी सौंपी है। यदि सैन्य शक्ति आपके हाथों में रहती है तो सच्चा राजकुमार कौन है, आप या उत्तरी नगर का राजकुमार? ली फेंग के इन शब्दों को सुनकर ली रूई के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। दरअसल अगर उत्तरी शहर की सारी शक्ति उसके हाथों में होती और उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होता तो शाही दरबार जल्द ही किसी को उसके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए भेज देता। ली रूई ने इस बारे में सोचा। वैसे भी उत्तरी शहर में इतने सैनिक नहीं थे, इसलिए उन्हें तुरंत सौंप देना और परेशानी से बचना बेहतर होगा। ये सोचकर ली रूई ने तुरंत अपनी छाती से बाघ ताबीज निकाला और कहा, जनरल ली, ये बाघ ताबीज है जो उत्तरी शहर की सभी सेनाओं को नियंत्रित करता है। फिर ली रूई ने अपने बगल में कवच पहने एक सैनिक की ओर मुड़कर निर्देश दिया, कैप्टन वांग, कृपया जनरल ली को बैरक में ले जाकर एक बार देख लें। जी महाराज। इसके बाद ली फेंग उस सैनिक के पीछे पीछे यान काउंटी की बैरक में गया। ली फेंग के जाने के बाद ली रूई के पीछे खड़े अधिकारी उसके चारों ओर जमा हो गए। हे प्रभु, आपने बाघ का ताबीज उसे क्यों सौंप दिया? जी प्रभु, यदि राजकुमार सैन्य अधिकार का दुरुपयोग करे तो क्या होगा? हे प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए? अधिकारियों के बीच हो रही चर्चाओं को सुनकर ली रूई ने कहा, निश्चिंत रहें, सैन्य अधिकार स्वाभाविक रूप से राजकुमार के हाथों में होना चाहिए। राजकुमार द्वारा नियंत्रण वापस लेना बिल्कुल सामान्य बात है। इसके अलावा आप सभी ने अभी अभी ली फेंग के शब्द सुने। राजकुमार ने उत्तरी शहर के सभी मामलों का जिम्मा मुझे सौंप दिया है। यदि मैं सेना पर अपना नियंत्रण बनाए रखता हूं, तो न केवल राजकुमार मुझे स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करेंगे, बल्कि दरबार भी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये स्पष्टीकरण सुनकर कुछ अधिकारी जो तुरंत बात समझ गए, ली रूई के इरादों को समझ गए।
आखिरकार महान जिया राजवंश में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक राजकुमार के महल में एक अधिकारी ने सत्ता पर एकाधिकार कर लिया था और एक जागीरदार को कैद कर लिया था। फिर भी वे कुछ हद तक चिंतित थे। उत्तर के राजकुमार के पास सैन्य शक्ति आ जाने का अर्थ था कि उसके हाथ में एक हथियार था। उनके लिए उनसे निपटना आसान हो गया और अब वे पहले की तरह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ली रुई ने आगे कहा, अब आप सभी को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वापस लौट जाना चाहिए। यदि उत्तरी राजकुमार कोई आदेश जारी करता है तो मैं आपको जल्द से जल्द सूचित कर दूंगा। ली रुई की बातें सुनने के बाद अधिकारियों के पास प्रांतीय सरकार के कार्यालय से एक एक करके निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ दिनों के बाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन आंगन में लू चेन ने नौकरों को योजना के अनुसार साबुन बनाते हुए देखा और उसने एक गंदे कपड़े पर साबुन रगड़कर उसे आजमाने का फैसला किया। जल्द ही गंदे कपड़ों पर लगे दाग धुल गए, जिससे वे साफ और बेदाग हो गए। इस दृश्य को देखकर आंगन में मौजूद सभी लोग अविश्वास भरी आहें भरने लगे। चू युकीन ने उत्सुकता से पूछा, चेना, तुम्हें इसे बनाने की विधि कहाँ से मिली? साबुन तो बहुत बढ़िया काम करता है। हाथ धोते हुए लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम चू, अगर मैं कहूँ कि यह विचार मेरा खुद का है तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? अपनी खूबसूरत आंखें उठाते हुए चू युकीन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, चेना वाकई बड़ी हो गई है। वह दिन ब दिन और भी रहस्य छिपा रही है और मैडम से सब कुछ छुपा रही है। माहौल थोड़ा असहज लग रहा था। ये देखकर मुजिक्सुआन ने जल्दी से स्थिति को संभालने की कोशिश की। मैडम चू, ये वास्तव में राजकुमार द्वारा सुझाया गया एक तरीका है। सच तो ये है कि चू युकीन के लहजे में केवल थोड़ी सी उपहास थी, गुस्सा बिल्कुल नहीं था। उसने लू चेन के रहस्यों की छानबीन करने की कोशिश बहुत पहले ही छोड़ दी थी। फिर भी चू युकीन के दिल में एक खटास सी महसूस हो रही थी जब उसे याद आया कि लू चेन पहले उसे सब कुछ बता देता था, लेकिन शादी के बाद से वह सब कुछ अपने तक ही सीमित रखता है। उसी क्षण झो शियाजियाओ ने विषय बदलते हुए कहा, राजकुमार, आप इस साबुन को बेचने की क्या योजना बना रहे हैं? साबुन बनाने से पहले ही लू चेन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह इसे बेचना चाहता है। इसलिए झो शियाजियाओ को ये जानने की उत्सुकता थी कि राजकुमार इतने प्रभावी सफाई उत्पाद की कीमत कैसे तय करने की योजना बना रहा है। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने कहा, चलो इसे 3 से 10 सिक्कों प्रति पीस के हिसाब से बेचते हैं। पास ही खड़ी झो यू चौंक कर बोली, इतना सस्ता? लू चेन ने जवाब दिया, कम मुनाफा और ज्यादा बिक्री। ये बात बीन्स की जगह लेने के लिए है। इसे ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, वरना कोई इसे नहीं खरीदेगा। इसी समय लू चेन की नजर मुजिक्सुआन पर पड़ी। श्रीमती, साबुन का व्यवसाय आपको सौंपा जाएगा। उत्साहित होकर मुजिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, निश्चिंत रहें, मैं साबुन के व्यवसाय का अच्छे से ध्यान रखूंगी और महल के खजाने को जल्द से जल्द भर दूंगी। मुजिक्सुआन के बोलते ही अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे उल्टी आने लगी। ये देखकर झो यू और झो शियाजियाओ तुरंत उसके पास जाकर उसे सहारा देने लगी और बोली, बहन, क्या हुआ? जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। अध्याय 14 अध्याय 14 शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होते हैं _1 अध्याय 14 शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होते हैं _1। मुजिक्सुआन को उल्टी करते देख लू चेन को समझ आ गया कि शायद क्या बात है। आखिरकार उन्हें कुछ दिन पहले एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला था और साबुन बनाने की विधि मुजिक्सुआन की गर्भावस्था के कारण ही प्राप्त हुई थी। फिर भी ये जानते हुए भी कि वह गर्भवती है, डॉक्टर से उसकी जांच करवाना आवश्यक था। उनकी कायाकल्प करने की क्षमता का प्रशिक्षण अभी शुरू नहीं हुआ था और वह मुजिक्सुआन की स्थिति की जांच में उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने केवल एक डॉक्टर को बुलाकर जांच करवाने का विकल्प चुना। इसके बाद मुजिक्सुआन को वापस उसके कमरे में ले जाया गया, जहां बिस्तर पर लेटे हुए उसने अपने बगल में लेटे लू चेन की ओर देखा और कहा, राजकुमार, आपकी उपपत्नी ठीक है। मुजिक्सुआन के गालों को सहलाते हुए लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। डॉक्टर के देखने तक इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर कमरे में आ गए। उन्होंने बस एक साधारण नाड़ी जांची और तुरंत उठकर झुकते हुए कहा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी गर्भवती हैं। ये शब्द सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। मुजिक्सुआन के बगल में खड़ी झो शियाजियाओ ने कहा, बहन, ये तो बहुत बढ़िया है, आप गर्भवती हैं। हमारे राजकुमार को एक उत्तराधिकारी मिलेगा। लू चेन भी बेहद प्रसन्न होकर बोली, श्याओ रू, डॉक्टर को 2 ताइल चांदी दे दो। ये सुनकर डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, पुरस्कार के लिए धन्यवाद राजकुमार। उन दिनों 2 ताइल चांदी कोई छोटी रकम नहीं थी। एक डॉक्टर को यह नहीं पता होता था कि इतनी कमाई करने के लिए उसे कितने मरीजों को देखना पड़ेगा। डॉक्टर के जाने के बाद लू चेन ने मुजिक्सुआन के पेट को छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, लगता है पिछले कुछ दिनों की हमारी सारी मेहनत रंग लाई है। मुजिक्सुआन का चेहरा लाल हो गया। आसपास इतने सारे लोग थे और लू चेन इतनी सीधी बात कर रहा था। उसी क्षण मुजिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, मैं कुछ समय के लिए आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। लू चेन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कर्तव्य आराम करना और बच्चे की देखभाल करना है। इसके बाद मुजिक्सुआन ने पूछा, राजकुमार, आप कब शियाजियाओ और यू को औपचारिक रूप से हमारे घर में प्रवेश कराने की योजना बना रहे हैं? हालांकि झो शियाजियाओ और झो यू पहले से ही लू चेन की पत्नियां थीं, लेकिन शादी का भोज अभी तक आयोजित नहीं किया गया था। चूंकि राजकुमार उपपत्नियां रखने वाले थे, इसलिए शादी की दावत निश्चित रूप से अभी भी आवश्यक थी। कुछ देर सोचने के बाद लू चेन ने जवाब दिया, हम इसे कुछ दिनों में आयोजित करेंगे। मुजिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपकी उपपत्नी इस मामले को संभाल लेंगी?
लू चेन ने कहा, अगर मेरी प्रेमिका चाहे तो मैं ये काम तुम्हें सौंप दूंगा। लू चेन और मु जिक्सुआन को इतना स्नेहपूर्ण देखकर चू यूकिन असहज महसूस करने लगी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। वह पहले लू चेन की साथी हुआ करती थी, अब जब उसकी पत्नी राजकुमारी बन गई थी तो ऐसा लगता था कि उसे अपनी रखेल की अब जरूरत नहीं थी, जिससे वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। कुछ दिनों के बाद उत्तरी राजकुमार के महल से ये खबर फैल गई कि उत्तरी राजकुमार रखेलें रख रहा है। ये खबर सुनकर नॉर्थ सिटी की विभिन्न शक्तियों ने उपहार तैयार करना शुरू कर दिया। 100 फ्लावर्स टावर पर लाल रंग का चोला पहने एक महिला खिड़की के पास बैठी दूर दिख रही हलचल भरी भीड़ को निहार रही थी। लाल रंग का चोला उस पर ढीला ढाला लटका हुआ था, जिससे उसकी गोरी कॉलरबोन और त्वचा का एक चमकदार हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो अगर किसी की नजर में आ जाए तो आसानी से देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर सकता था। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा दोषरहित था, गालों पर हल्की सी लाली थी जो युवावस्था के आकर्षण को बिखेर रही थी। महिला के होंठ हल्के से मुड़े हुए थे, उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में मोहकता की झलक थी जो उसकी मनमोहक उपस्थिति को और बढ़ा रही थी। उसके बाल ऊंचे बांधे हुए थे, जिन्हें फीनिक्स हेयरपिन से सुरक्षित किया गया था। लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, उसकी सुडौल आकृति उसकी मोहक आभा को और बढ़ा रही थी। तभी नकाबपोश एक महिला कमरे में दाखिल हुई और पर्दे के पीछे से बोली, संत देवी, मंडप के स्वामी चाहते हैं कि आप अपना मिशन पूरा करें और जितनी जल्दी हो सके उत्तरी शहर छोड़ दें। इन शब्दों को सुनकर लाल कपड़े पहनी महिला ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आवाज जंगल के पक्षी के गीत की तरह स्पष्ट और मधुर थी। उत्तरी राजकुमार अपने महल में छिपा हुआ है। हम अभी तक ये पुष्टि नहीं कर सकते कि उसका ग्रैंडमास्टर उसका साथ छोड़कर चला गया है या नहीं। मिशन को पूरा करना इतना आसान नहीं है। पर्दे के बाहर खड़ी महिला ने जवाब दिया। मंडप के स्वामी ने कहा कि यह राजकुमार का आदेश था, वह भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो कृपया पूछें। वांग किंगसी ने उदासीनता से कहा, छोड़ो इसे, उसे जवाब दो और उससे कहो कि मैं जल्द से जल्द उत्तरी राजकुमार से मिलने का अवसर ढूंढ लूंगी, इसलिए उसे मुझ पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। वांग किंगसी इस समय कुछ चिढ़ गई थी, क्योंकि वह 2 महीने पहले उत्तरी राजकुमार के करीब आने के लिए यान काउंटी आई थी। उसने जानबूझकर खुद को ओयरान, एक प्रकार की स्त्री, में परिवर्तित कर लिया था। हालांकि उत्तरी राजकुमार के यान काउंटी आने के बाद से उसने 100 फूलों के टावर का एक बार भी दौरा नहीं किया था। लोगों का कहना था कि उत्तरी राजकुमार अशिक्षित और व्यभिचारी था, जिसे संगीत सुनने के लिए चुपके से मनोरंजन स्थलों में जाना पसंद था। लेकिन नॉर्थ सिटी पहुंचते ही वह मानो एक अलग ही इंसान बन गया। हर समय अपने आलीशान बंगले के अंदर ही रहता था, कहीं और नहीं जाता था। वांग किंगसी ने राजकुमार के महल में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेजने की भी कोशिश की, लेकिन वहां बड़ी संख्या में गार्ड थे और चू यूकिन के व्यक्तिगत रूप से प्रभारी होने के कारण उसके लोगों को घुसपैठ करना बहुत मुश्किल लगा। अब तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि राजकुमार के महल के अंदर की स्थिति कैसी थी। उसी क्षण खिड़की के बाहर से एक नीली चिड़िया उड़कर आई और वांग किंगसी के सामने आकर बैठ गई, जिसने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके पैर से कागज ले लिया। संदेश पढ़ने के बाद वांग किंगसी ने शालीनता से मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं थी। उत्तरी राजकुमार वास्तव में सुंदरता के प्रति आकर्षित था। वह उत्तरी शहर में कुछ ही दिनों से था और उसने पहले ही रखेलें रख ली थीं। उसके लिए यह अच्छी खबर थी। उसे राजकुमार के महल में जाने का कोई रास्ता ढूंढना था, और अगर वह उत्तरी राजकुमार का ध्यान आकर्षित कर पाती तो ये बहुत अच्छा होता। खूबसूरती का जाल बिछाना उसका सबसे अच्छा हथियार था, खासकर हत्या के मामले में। कई दिनों बाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन। आज लू चेन के लिए उपपत्नी लाने का दिन था। महल को लालटेन से जगमगाते हुए सजाया गया था और उपहार लेकर आने वाले मेहमानों का तांता लगा हुआ था। इस बार उपपत्नी प्रथा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मु जिक्सुआन के पास थी और उत्तरी शहर की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों को राजकुमार के महल से निमंत्रण प्राप्त हुए थे। मु जिक्सुआन इस अवसर का उपयोग साबुन को बढ़ावा देने के लिए भी कर रही थी, इसलिए उसने उत्तरी शहर की सभी प्रमुख शक्तियों को आमंत्रित किया। उपहार प्राप्त करते समय लू चेन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में बैठा था। अपने महल से विभिन्न शक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों के बारे में रिपोर्ट सुन रहा था, जबकि उसकी निगाहें शादी के भोज में शामिल होने आई महिलाओं पर टिकी हुई थीं। महान शिया राजवंश में अविवाहित महिलाएं आमतौर पर दूसरों के विवाह भोज में शामिल होने के लिए घर से बाहर नहीं निकलती थीं। हालांकि आज कई महिलाएं राजकुमार का ध्यान आकर्षित करने और उनसे शादी की व्यवस्था करने की उम्मीद में अपनी अविवाहित बेटियों को लेकर आई थीं। लेकिन भीड़ को ध्यान से देखने के बाद लू चेन को कोई भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसका स्कोर 90 से अधिक हो। लू चेन ने आह भरी और सोचा, यान काउंटी सचमुच बहुत छोटा और बहुत गरीब है। यहाँ तक कि 90 से अधिक अंक वाली महिलाएं भी इतनी दुर्लभ हैं। जब लू चेन हार मानने ही वाला था, तभी बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक महिला ने उसका ध्यान आकर्षित किया। नाम वांग क्विंगसी। स्थिति 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट, दक्षिण के वांग परिवार की दत्तक पुत्री, मिस्टी पवेलियन की संत, 100 फ्लावर्स टावर की अस्थायी टावर मास्टर। वह उत्तर राजकुमार के विवाह समारोह में विशेष रूप से उत्तर राजकुमार की हत्या करने, उसका ध्यान आकर्षित करने और अपनी सुंदरता का उपयोग करके उसे मोहित करने के इरादे से आई है। स्कोर 95, अनुकूलता 0। अपनी आंखों के सामने प्रॉम्प्ट देखकर लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 9वीं कक्षा का कोई हत्यारा उस सभा में घुसपैठ कर लेगा। ओह, यह सही नहीं है। उसने घुसपैठ नहीं की, वह खुलेआम और स्पष्ट रूप से अंदर आए। वांग किंगसी के मनमोहक रूप, उनके सुडौल भरे हुए कंधों और उनकी त्वचा की चमकदार सफेदी को देखकर लू चेन को थोड़ा चक्कर आने लगा। 95 अंक हासिल करने वाली महिला का मिलना दुर्लभ था
और वह एक हत्यारी निकली। कितनी बुरी किस्मत। 95 अंक वाली महिला को ढूंढना आसान नहीं था। उसे निश्चित रूप से इस मनमोहक गुलाब को पाने और उससे अपने बच्चे पैदा करवाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था। इस विचार के साथ ही लू चेन गहरी सोच में डूब गया। ऐसा प्रतीत होता था कि ड्रैगन फीनिक्स का पेड़ पहले ही उग चुका था और बाद में वह चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली ड्रैगन फीनिक्स के पेड़ की पत्तियों के प्रभावों का परीक्षण करेगा। यदि ड्रैगन और फीनिक्स चाय कारगर साबित होती तो उसकी और वांग किंगसी की पहचान में बदलाव आ जाता। ये सोचते ही लू चेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। कभी कभी शिकारी खुद शिकार के रूप में प्रकट होता है। अध्याय 15 झांसा देना चू यूकिन _1 15 अध्याय 15 चू यूकिन को धोखा देना _1। इसी क्षण वांग किंगसी ने भी लू चेन को देखा। आखिरकार वह विशेष रूप से उसी के लिए आई थी। उत्तर के राजकुमार को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखकर वांग किंगसी बेहद खुश हो गई और ऐसा लगा कि उसकी योजना आधी सफल हो चुकी है और उसने वास्तव में उत्तर के राजकुमार का ध्यान आकर्षित कर लिया है। अब उसे बस चुपचाप इंतजार करना था। उसे पूरा विश्वास था कि उत्तर का राजकुमार जल्द ही उसकी तलाश में आएगा, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में वांग किंगसी ने भी लू चेन को देखकर मुस्कुरा दिया। शादी का भोज समाप्त होने के बाद लू चेन तुरंत चली गई, जबकि मुजिक्सुआन शादी में शामिल हुई महिलाओं से बातचीत करने के लिए वहीं रुक गई। लू चेन ने काफी समय पहले ही झोउ शियाजियाओ के साथ बातचीत और भावनाओं का आदान प्रदान कर लिया था, इसलिए उसे शादी के कमरे को लेकर बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। अब वह मुख्य आंगन की ओर बढ़ा, वही आंगन जहां उसने ड्रैगन फीनिक्स का पेड़ लगाया था। ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष को लगाए हुए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले ही लू चेन की कमर जितना लंबा हो गया था। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स का पेड़ किसी भी साधारण पेड़ से अलग नहीं दिखता था। लू चेन ने ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़े, जिसका उद्देश्य बाद में विवाह कक्ष में झोउ शियाजियाओ और उसकी बहन के लिए चाय बनाना था। उसी समय चू यूकिन आंगन में प्रकट हुई। ये देखकर कि लू चेन न तो मेहमानों का स्वागत कर रहा था और न ही झोउ शियाजियाओ और उसकी बहन को ढूंढ रहा था, बल्कि एक पेड़ को देखने के लिए इस आंगन में भागा आया था, चू यूकिन ने उत्सुकता से पूछा, चेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम झोउ बहनों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? चू यूकिन की आवाज सुनकर लू चेन चौंक गया। फिर उसने उसकी ओर सिर घुमाया और अचानक उसके मन में एक विचार आया। इस बिंदु पर लू चेन ने अपने मन में सिस्टम से सवाल किया, सिस्टम, क्या ये सच है कि ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीने के बाद कोई महिला मुझ पर निर्भर हो जाएगी और मुझे छोड़ नहीं पाएगी? यह सही है। इसके अलावा ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीने के बाद कोई महिला आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और जब आप उनके शरीर को छुएंगे तो वे अपनी शक्ति खो देंगी। हालांकि यदि ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीने वाली महिला का आपके प्रति अनुकूल भाव है तो यह चाय उनकी कुशलता को कुछ हद तक बढ़ा सकती है। सिस्टम से यह सुनकर लू चेन हैरान रह गया। उसने सोचा था कि ड्रैगन और फीनिक्स चाय ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उस पर निर्भर बना देगी, न कि इससे कौशल में भी वृद्धि होगी। चूंकि चू यूकिन का उसके प्रति इतना अधिक स्नेह था, इसलिए यदि वह अधिक ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीती तो निश्चित रूप से उसकी कुशलता में काफी वृद्धि होती। ये सोचकर लू चेन मुस्कुराई और बोली, जल्दी नहीं है, अभी तो दिन का उजाला है। आप मुझसे उन्हें ढूंढने के लिए क्या चाहती हैं? क्या ऐसा हो सकता है मैडम चू, आप मुझसे वह काम करवाना चाहती हैं जो मैं करूं? ये सुनकर चू यूकिन ने लू चेन को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम दोनों बहनों से बात करो। उसी क्षण चू यूकिन ने लू चेन के हाथ में ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष के पत्तों को देखते हुए जिज्ञासावश पूछा, आप इन पत्तों के साथ क्या कर रहे हैं? चू यूकिन के सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय लू चेन ने चारों ओर ध्यान से देखा और सतर्क स्वर में कहा, मैडम चू, मेरे साथ आइए, मुझे आपको एक रहस्य बताना है। ये शब्द सुनकर चू यूकिन की आंखें चमक उठी और वह तुरंत उत्सुक हो गई। हाल ही में उसे पता चला था कि लू चेन के कई रहस्य हैं। हर बार जब वह उससे उनके बारे में पूछती तो लू चेन ये बहाना बनाता कि वह बड़ा हो गया है और उसे बताने को तैयार नहीं है, जिससे उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या लू चेन अब उसे अपनी चाची के रूप में नहीं पहचानता है। चूंकि लू चेन आज उसके साथ एक रहस्य साझा करने को तैयार थी, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे सुनना चाहती थी। वह उत्सुक थी कि लू चेन किस तरह का रहस्य प्रकट करेगी। इसी समय लू चेन अपने कमरे की ओर चल पड़ा और चू यूकिन भी तेजी से उसके पीछे पीछे चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर लू चेन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पत्तियों को मेज पर रखी चायदानी में डाल दिया। ये देखकर चू यूकिन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह सोचने लगी कि लू चेन आखिर क्या करने जा रहा है। कुछ देर बाद लू चेन ने बनी हुई ड्रैगन और फीनिक्स चाय को 2 बैंगनी मिट्टी के कपों में डाला और कहा, मैडम चू, इस चाय का स्वाद चखिए। ये सुनकर चू यूकिन एक पल के लिए रुक गई, फिर अविश्वास से पूछा, चेना, क्या तुम इसे रहस्य कहते हो? लू चेन ने रहस्यमय ढंग से कहा, मैडम चू, एक बार जब आप इसे पी लेंगी तो आपको वह रहस्य समझ आ जाएगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए लू चेन ने मेज से एक बैंगनी मिट्टी का कप उठाया और उसमें मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स चाय को पी लिया। लू चेन को चाय पीते देख चू यूकिन हिचकिचाई, लेकिन उसने अपने सामने रखा बैंगनी मिट्टी का प्याला उठाया और धीरे से उसमें मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स चाय की चुस्की ली। एक छोटी सी घूंट लेते ही चू यूकिन को अपने दिल में ठंडक का एहसास होने लगा। अगले ही पल चू यूकिन ने पाया कि उसके शरीर के भीतर की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका स्तर कई वर्षों से 9वीं कक्षा में ही रुका हुआ था और उसने सोचा था कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चाय की एक घूंट ने ही उसके स्तर पर लगी बाधाओं को कम करना शुरू कर दिया।
चू यूकिन ने ड्रैगन और फीनिक्स चाय का प्याला खाली किया और अपनी खूबसूरत निगाहें लू चेन पर टिकाते हुए बोली, चेना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे हाथों में जो पत्ते थे वे आंगन के बीच में लगे उस पेड़ के थे, है ना? चू यूकिन ने लंबे समय से यह गौर किया था कि लू चेन आंगन के बीच में स्थित पेड़ के बारे में विशेष रूप से चिंतित प्रतीत होता था और वह हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि उत्तरी शहर पहुंचने के बाद लू चेन हर दिन खुद उस पेड़ को पानी क्यों देता था, तो उस पेड़ की पत्तियां वास्तव में किसी के कौशल को बढ़ा सकती हैं। ये सचमुच अविश्वसनीय था। लू चेन ने चू यूकिन के सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि पलटकर पूछा, मैडम चू, अब आपको कैसा लग रहा है? चू यूकिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और अगले ही पल उसके शरीर से ऊर्जा की एक धारा फैल गई। जब चू यूकिन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे मुश्किल से ही विश्वास हुआ, वह वास्तव में हाफ सटिप ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि ग्रैंडमास्टर बनने से पहले अभी लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन इससे कम उसे उम्मीद तो मिली। तभी लू चेन ने समझाना शुरू किया, मैडम चू, आंगन में जो पेड़ है उसे ड्रैगन फीनिक्स ट्री कहा जाता है और इसकी पत्तियों से बनी चाय पीने से मार्शल आर्टिस्टों को अपने कौशल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लू चेन ने केवल कुछ ही बातें बताईं। ड्रैगन और फीनिक्स चाय के अन्य उपयोगों के बारे में लू चेन ने अभी तक चू यूकिन को बताने की योजना नहीं बनाई थी। चू यूकिन स्वभाव से सौम्य थी और लू चेन ने शुरू से ही आक्रामक होने की योजना नहीं बनाई थी। लू चेन की बातें सुनकर चू यूकिन बेहद हैरान रह गई। हालांकि वह पहले ही ड्रैगन और फीनिक्स चाय के फायदों का अनुभव कर चुकी थी, लेकिन लू चेन की व्याख्या सुनकर उसे यह और भी अविश्वसनीय लगा। अगर लू चेन 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को पल भर में मार डालने वाला हथियार बना सकता है, तो और भी बड़ी बात यह है कि उसे अब एक ऐसा पौधा मिल गया है जो न जाने कहां से कौशल को बढ़ा सकता है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो संभवतः पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। तब तक न जाने कितने मास्टर लेवल के विशेषज्ञ उस पेड़ पर कब्जा करने के लिए राजकुमार के महल में आ जाएंगे। न केवल ग्रैंड मास्टर बल्कि शायद ग्रैंड मास्टर भी उस वृक्ष में रुचि ले सकते हैं। चू यूकिन ने लू चेन से यह पूछने की योजना नहीं बनाई थी कि यह कहां से आया है, क्योंकि आखिरकार उससे पूछने पर शायद कोई जवाब नहीं मिलता। उसी क्षण चू यूकिन ने आह भरी और चिंता से पूछा, चेना, क्या इस पेड़ के उपयोगों के बारे में किसी और को पता है? लू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सिर्फ आपको बताया है मैडम चू, किसी और को नहीं पता। चू यूकिन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस पेड़ के उपयोग के बारे में किसी और को मत बताना, अन्यथा उत्तरी राजकुमार के महल को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और तब तो मैं भी उत्तरी राजकुमार के महल की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहूंगी। लू चेन ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मैडम चू, मैं इसके फायदे और नुकसान समझता हूँ। चू यूकिन ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें शियाजियाओ और यूयू से मिलने जाना चाहिए। लू चेन ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। उसकी आवाज धीमी पड़ते ही लू चेन मुड़कर चला गया। किसी कारणवश जब चू यूकिन ने लू चेन की लंबी आकृति को दूर जाते हुए देखा तो उसे अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अध्याय 16 इनाम के लिए राजकुमार को धन्यवाद _1 अध्याय 16 पुरस्कार के लिए राजकुमार को धन्यवाद _1 मुख्य आंगन छोड़ने के बाद लू चेन जो बहनों के आंगन में जाने की योजना बना रहा था, तभी उसने मुजिक्सुआन को वांग किंगसी को राजकुमार के महल के पिछले आंगन की ओर ले जाते हुए देखा। लू चेन को जिज्ञासा हुई, मुजिक्सुआन इस महिला को यहाँ क्यों लेकर आई थी? उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे डर था कि वांग किंगसी उसके करीब आने की चाह में मुजिक्सुआन को धोखा देने के लिए कोई बहाना बना सकती है। ये ठीक नहीं है। अगर यह महिला यहाँ अपने लिए आई होती तो कोई समस्या ही नहीं होती, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में वांग किंगसी ने मुजिक्सुआन को चोट पहुंचाई तो ये परेशानी का सबब बन सकता था, क्योंकि मुजिक्सुआन दोबारा गर्भवती थी। ये सोचकर लू चेन जल्दी से उनके पीछे चल दिया। जैसे ही लू चेन पिछले आंगन में दाखिल हुआ, नौकरानी शियाओ रू चाय बनाने ही वाली थी। लू चेन ने तुरंत उसे रोककर कहा, शियाओ रू, जब तुम बाद में चाय बनाओ तो इन पत्तियों का इस्तेमाल करना। इतना कहकर लू चेन ने अपने हाथ में पकड़े हुए पत्ते शियाओ रू को दे दिए। शियाओ रू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, आखिर वह तो सिर्फ एक नौकरानी ही तो थी। जी हाँ प्रिंस। ड्रैगन फीनिक्स ट्री के पत्ते शियाओ रू को सौंपने के बाद लू चेन भी पिछले आंगन में प्रवेश कर गया। लू चेन को देखते ही वांग किंगसी का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि आखिरकार उसे उत्तरी राजकुमार के करीब आने का मौका मिल गया था। बेशक उसका अभी उत्तर के राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। इस बार वह उत्तरी राजकुमार के करीब मुख्य रूप से खुद को परिचित कराने, उस पर अपनी छाप छोड़ने और उसकी स्मृति को गहरा करने के लिए आई थी। उसे यकीन नहीं था कि अफवाहों में वर्णित ग्रैंडमास्टर ने उत्तरी राजकुमार का साथ छोड़ दिया है या नहीं। इस समय जल्दबाजी में कोई कदम उठाना उसके लिए उत्तरी राजकुमार के महल से बाहर निकलने में असमर्थ होने का कारण बन सकता था। उसी क्षण वांग किंगसी तुरंत अपने पत्थर के आसन से उठी और झुककर बोली, ये साधारण लड़की राजकुमार को प्रणाम करती है। मुजिक्सुआन ने लू चेन को यहाँ आते देख उत्सुकता से पूछा, राजकुमार, आप अपनी बहनों से मिलने क्यों नहीं गए? हालांकि लू चेन पहले ही शियाजियाओ और यूयू के साथ संबंध बना चुका था, फिर भी आज शादी की दावत का दिन था और उसे औपचारिकताओं को पूरा करना था। फिर भी वह यहाँ मौजूद था। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी नहीं है, हम आज रात इस बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए लू चेन ने अपने सामने खड़ी वांग किंगसी को ध्यान से देखा, जो सिर से लेकर पैर तक मोहक सुगंध बिखेर रही थी। वह सचमुच एक मोहक स्त्री थी।
फिर लू चेन ने पूछा, तुम कौन हो? वांग किंगसी ने तुरंत अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमार को जवाब देते हुए, मैं 100 फूलों के टावर की ओयरान हूँ। इस समय मु जिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, साबुन के प्रभाव को देखने के बाद मिस वांग हमसे साबुन का एक बैच ऑर्डर करने का इरादा रखती हैं। लू चेन ने कहा, ओह, मैं समझ गया, आप दोनों जारी रखिए, मेरी चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए लू चेन चलकर मंडप के किनारे पर बैठ गया। इसी समय शियाओ रू ड्रैगन और फीनिक्स चाय बनाकर आंगन में आए। शियाओ रू ने उन सभी के लिए एक एक कप ड्रैगन और फीनिक्स चाय डाली। इसके बाद वांग किंगसी ने मु जिक्सुआन से बात जारी रखते हुए कहा, महामहिम, हमारे 100 फूलों के टावर ने बड़ी मात्रा में साबुन का ऑर्डर देने का इरादा किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि राजकुमार के महल को इसे बनाने में कितना समय लगेगा? वांग किंगसी इस समय वास्तव में मु जिक्सुआन पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा अनुमान लगाने का समय नहीं था, इसलिए उसने व्यापारिक चर्चा करने का नाटक किया। मु जिक्सुआन ने पूछा, आपको कितने चाहिए? वांग किंगसी ने उत्तर दिया, 1000 टुकड़े। मु जिक्सुआन कुछ हद तक हैरान थी। राजकुमार के महल को इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला था। इतने सारे? वांग किंगसी मुस्कुराई और फिर समझाया, 100 फूलों के टावर की महिलाओं के पास बहुत सारे कपड़े हैं जिन्हें हर दिन धोने की आवश्यकता होती है, और इन कपड़ों को साफ करने के लिए टावर को हर दिन शहर के बाहर से बड़ी मात्रा में साबुन के दाने खरीदने पड़ते हैं। मु जिक्सुआन ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि इसमें कुछ हद तक तर्क है। आखिरकार आनंद के स्थान पर उन शाम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े साफ होने चाहिए थे, इसलिए बहुत सारा साबुन इस्तेमाल करना सामान्य बात थी। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में 100 फ्लावर्स टावर भी प्रिंस मैंशन का एक प्रमुख ग्राहक बन जाए? जब मु जिक्सुआन राजकुमार के महल के लिए मिले पहले बड़े ऑर्डर से खुश थी, तभी उसने देखा कि लू चेन की निगाहें मंडप से कुछ ही दूरी पर स्थित वांग किंगसी पर टिकी हुई थी। मु जिक्सुआन तुरंत समझ गई कि लू चेन यहाँ क्यों आया था। वह वांग किंगसी के लिए आया था, लेकिन मु जिक्सुआन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुंदरता के प्रति लू चेन का लगाव जग जाहिर था। वांग किंगसी 100 फूलों के टावर की ओयरान सुंदर महिला थी जो बेहद खूबसूरत थी, इसलिए लू चेन का उसमें दिलचस्पी लेना स्वाभाविक था। उसी क्षण वांग किंगसी ने मेज पर रखी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। उस घूंट के साथ ही वांग किंगसी को अचानक अपने दिल में ताजगी का एहसास हुआ और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने पूछा, महामहिम, राजकुमार के महल में चाय कहाँ से आती है? यह अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर मु जिक्सुआन थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वांग किंगसी अचानक बातचीत को चाय की ओर मोड़ देगी। जिज्ञासावश मु जिक्सुआन ने भी मेज पर रखा चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया, और वह तुरंत समझ गई कि वांग किंगसी ने चाय के बारे में क्यों पूछा था। मु जिक्सुआन ने बगल में खड़ी नौकरानी की ओर मुड़कर कहा, शियाओ रू, तुमने कौन सी चाय बनाई है? मैंने इस तरह की चाय पहले कभी क्यों नहीं पी? इससे पहले कि शियाओ रू जवाब दे पाती, पास ही खड़े लू चेन ने पहल करते हुए कहा, मेरी प्रिय उपपत्नी, क्या आपको मेरे दरबार का वह पेड़ याद है? लू चेन की बातें सुनकर मु जिक्सुआन को तुरंत वह पेड़ याद आ गया जिसकी लू चेन हाल ही में बड़ी सावधानी से देखभाल कर रहा था। उसे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता थी कि लू चेन उस पेड़ पर इतना ध्यान क्यों देता है। बाद में पता चला कि वह एक विशेष चाय का पेड़ था। इस समय मु जिक्सुआन ने पूछा, राजकुमार, क्या ऐसा हो सकता है कि चायदानी में उसी पेड़ से तोड़ी गई पत्तियां हों? लू चेन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। ये कहते हुए लू चेन की नजर वांग किंगसी पर पड़ी और मुस्कुराते हुए उसने पूछा, सुश्री वांग, आपको चाय कैसी लगी? वांग किंगसी ने उत्तर दिया, ये सुगंधित और मीठी है, ताजगी देने वाली और स्फूर्तिदायक है। मैंने इससे पहले कभी ऐसी चमत्कारी चाय नहीं पी है। लू चेन ने कहा, चूंकि मिस वांग को ये पसंद है, इसलिए मैं किसी से आपके लिए ताजी चाय की पत्तियां तुड़वा कर ले जाऊंगा। वांग किंगसी ने मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि उत्तर का राजकुमार इस चाय का इस्तेमाल उससे प्रेम जताने के लिए कर रहा है, और जिस गति से ये सब हो रहा है उससे लगता है कि जल्द ही उत्तर का राजकुमार उसके शयन कक्ष में आने लगेगा और उसका मिशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये सोचते हुए वांग किंगसी ने मोहक मुस्कान बिखेरी और कहा, राजकुमार के इस उदार उपहार के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। फिर लू चेन ने शियाओ रू से कहा, शियाओ रू, जाओ और उस पेड़ से 2 लियांग ताजी चाय की पत्तियां तोड़ लो जिसे मैं अक्सर मिस वांग के लिए पानी देता हूँ। जी हाँ, प्रिंस। इसके बाद जियाओ रू औपचारिक बगीचे से चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए पीछे के आंगन से निकल गई। उसके बाद वांग किंगसी और मु जिक्सुआन ने साबुन के व्यवसाय पर चर्चा जारी रखी। डिलीवरी की तारीख तय हो जाने के बाद वांग किंगसी शियाओ रू द्वारा तोड़े गए ड्रैगन फीनिक्स पेड़ के ताजे पत्तों को लेकर राजकुमार के महल से निकल गई। लू चेन की निगाहें अब भी वांग किंगसी के विदा होते देख मु जिक्सुआन उसके बगल में बैठ गई और बोली, राजकुमार, अगर आपको मिस वांग पसंद है तो मैं किसी को भेजकर उन्हें 100 फूलों के टावर से आपके लिए खरीदवा सकती हूँ। संभव है कि मिस वांग अभी भी कुंवारी हों। मु जिक्सुआन महिलाओं से संबंधित मामलों में काफी खुले विचारों वाली थी और उनके मन में ईर्ष्या के विचार नहीं थे। ये सुनकर लू चेन होश में आ गया। उसने अपना बड़ा हाथ मु जिक्सुआन की कमर पर लपेटकर उसे जबरदस्ती ऊपर उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। फिर मु जिक्सुआन के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए लू चेन ने कहा, मेरी प्रिय उपपत्नी, आप ये तो नहीं सोच सकती कि वह महज एक साधारण ओयरान है ना? लू चेन ने वांग किंगसी की असली पहचान उसके सामने उजागर करने की योजना बनाई। आखिरकार वांग किंगसी के मन में उसके संबंध में कुछ गुप्त इरादे थे।
अगर वांग किंगसी का मु जिक्सुआन से बहुत ज्यादा संपर्क होता तो यह मु जिक्सुआन के लिए हानिकारक हो सकता था। इसलिए बेहतर था कि उसे वांग किंगसी की असली पहचान के बारे में बता दिया जाए और मु जिक्सुआन उसके आसपास अधिक सतर्क रहे। अध्याय 17 ग्रैंडमास्टर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है _1 अध्याय 17 ग्रैंडमास्टर्स कोई बड़ी बात नहीं है _1 लू चेन की बातें सुनकर मु जिक्सुआन थोड़ी देर के लिए खो गई। उसकी नजरों में वांग किंगसी वास्तव में एक साधारण ओइरान से ज्यादा कुछ नहीं थी। लू चेन ने आगे कहा, वह 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट हैं, मिस्टी पवेलियन की संत हैं। मु जिक्सुआन का दिमाग चकरा गया क्योंकि उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि मिस्टी पवेलियन किस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट का 100 फ्लावर्स टॉवर जैसी जगह पर पहुंचकर ओइरान बनना स्पष्ट रूप से किसी न किसी साजिश का संकेत देता है। अब मु जिक्सुआन को समझ में आ गया कि वांग किंगसी अचानक उसके करीब क्यों आना चाहती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि साबुन मंगवाना महज एक बहाना था, जबकि असली मकसद राजकुमार के करीब पहुंचना था। मु जिक्सुआन ने तुरंत कहा, महामहिम, इस सेविका ने गलती की है। अपनी असली पहचान जाने बिना भेड़िए को घर में ले आए। ये सेविका दंड स्वीकार करने के लिए तैयार है। लू चेन ने अपना हाथ उठाया और मु जिक्सुआन की कोमल नाक को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग नहीं जानते वे दोषी नहीं हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इसके बाद मु जिक्सुआन ने पूछा, महामहिम, आगे चलकर आप उसके और 100 फूलों के टावर के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? लू चेन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पत्थर की मेज पर रखी चायदानी की ओर देखते हुए कहा, मेरी प्रिय, क्या अभी ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीने के बाद तुम्हें कुछ खास महसूस हुआ? मु जिक्सुआन ने एक पल सोचा, क्या ये कोई विशेष भावनाएं हैं? ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीने के बाद मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। लू चेन ने आगे पूछा, और कुछ? उदाहरण के लिए, क्या आपके शरीर में कोई बेचैनी है? जब वह बोल रहा था, लू चेन के हाथ मु जिक्सुआन के पेट को सहला रहे थे, जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि वह तुरंत समझ गई कि लू चेन क्या पूछ रहा है। अभी अभी अचानक मेरी याद में हमारी शादी की रात के दृश्य आ गए और वे तस्वीरें लगातार मेरे दिमाग में घूमती रहीं। लू चेन ने कहा, ये ड्रैगन और फीनिक्स चाय का असर है। मेरे रक्त से निर्मित ड्रैगन और फीनिक्स चाय इसे पीने वाली स्त्री के मन में मेरे प्रति स्नेह उत्पन्न कर देगी। अब तक मु जिक्सुआन की उसके प्रति अनुकूलता 95 तक पहुंच चुकी थी, इसलिए चाय के प्रभाव को उससे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लू चेन की बातें सुनकर मु जिक्सुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसीलिए उसे अचानक लू चेन के करीब आने की तीव्र इच्छा हुई। ये ड्रैगन और फीनिक्स चाय का प्रभाव था। इस समय मु जिक्सुआन को याद आया कि वांग किंगसी के जाने पर लू चेन ने उसे ड्रैगन और फीनिक्स चाय के 2 लियांग दिए थे। तब मु जिक्सुआन ने पूछा, महामहिम, वांग किंगसी को ड्रैगन और फीनिक्स चाय देते हैं, क्या आपका इरादा उसे जीतने का है? लू चेन ने जवाब दिया, मिस्टी पवेलियन ने मुझे 9वीं कक्षा की एक अद्वितीय सुंदरता वाली युवती भेजी है, मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता था? मु जिक्सुआन ने कहा, ये सेवक आपको 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ को शीघ्र ही अपने वश में करने पर बधाई देता है। लू चेन ने बस हल्की सी मुस्कान दी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मु जिक्सुआन के साथ मंडप में कुछ सुखद पल बिताने के बाद लू चेन थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा और इसलिए उत्तरी प्रांगण की ओर चल पड़ा। इस समय झो शियाजियाओ और झो यूयू चुपचाप अपने कमरे में इंतजार कर रही थीं। हालांकि वे पहले से ही लू चेन की पत्नियां थीं, फिर भी वे उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। मुख्य पत्नी से शादी करने के विपरीत रखेल रखने में कम औपचारिकताएं शामिल थीं। भोज के बाद वे मुख्य समारोह की ओर बढ़ सकते थे। लू चेन कमरे में दाखिल हुआ और उसने दोनों बहनों को बिस्तर पर बैठे हुए पाया। उसने ड्रैगन और फीनिक्स चाय का एक बर्तन बनाया और उनसे कहा, श्याओ श्याओ, यूयू, इधर आओ और मैंने जो चाय बनाई है उसे चखो। झो शियाजियाओ और झो यूयू को समझ नहीं आया कि लू चेन उन्हें ऐसे समय में चाय क्यों पिलाना चाहता था, लेकिन चूंकि लू चेन राजकुमार था, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। दोनों बहनें मेज के पास आईं, चाय के कप उठाए और ड्रैगन और फीनिक्स चाय की एक घूंट ली। चाय पीने के बाद झो शियाजियाओ ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये किस प्रकार की चाय है जिसकी खुशबू इतनी मीठी है? लू चेन ने झो शियाजियाओ की पतली कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये ड्रैगन और फीनिक्स चाय है। ये हमें बाद में बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। बहनों के चेहरे तुरंत लाल हो गए। हालांकि इस समय लू चेन ने कोई और पहल नहीं की। उसे अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक गोली है जो उसने नहीं ली थी। उसके न्यूबी गिफ्ट पैक में एक ड्रैगन और टाइगर पिल थी, जिसका उद्देश्य भी सरल था, उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाना। उसने इसे अभी तक नहीं लिया था क्योंकि उसे पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसकी शारीरिक क्षमताएं आम लोगों की तुलना में कई गुना बेहतर थीं और मु जिक्सुआन जैसी 3 नाजुक महिलाओं को संभालना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। बैककोट, लेकिन गोली तो वैसे भी बेकार ही पड़ी रहेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इसे अभी इस्तेमाल कर लूं क्योंकि इसके प्रभाव स्थायी हैं। इसी विचार के साथ लू चेन ने सिस्टम स्पेस से ड्रैगन और टाइगर पिल निकाली और सीधे अपने मुंह में डाल ली। ड्रैगन एंड टाइगर पिल का स्वाद कुछ खास नहीं था, बिल्कुल चीनी की फली खाने जैसा था। ड्रैगन और टाइगर की गोली निगलने के बाद लू चेन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लू चेन कुछ हैरान थी, क्या गोली की एक्सपायरी डेट निकल गई थी? आखिरकार यह न्यूबी गिफ्ट पैक का ही हिस्सा था, जो 2 महीने पहले का आइटम था। जैसे ही लू चेन ये सोच रहा था, झो शियाजियाओ और उसकी बहन यूयू की खुशबू उसकी नाक में आए और अगले ही पल लू चेन ने अचानक अपने रक्त में ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और उसका शरीर असाधारण रूप से गर्म हो गया। लू चेन ने भौहें चढ़ा लीं, यह महसूस करते हुए कि शायद उसने इस चीज को कम आंका था।
इसके बाद लू चेन के पास अपने शरीर की प्रतिकूल स्थिति को सुधारने के लिए झोउ बहनों की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। डिंग। मेजबान ने अपनी पत्नियों के साथ एक बार स्नेह का अभ्यास किया। ची शोधन मंत्र के अनुभव अंक 10 बढ़ गए। पहले स्तर को पार कर लिया। मेजबान का स्तर चौथे ग्रेड में पहुंच गया। डिंग। मेजबान ने अपनी पत्नियों के साथ एक बार स्नेह का संचार किया है। कायाकल्प कौशल अनुभव अंक 10 बढ़ गए हैं। कायाकल्प कौशल को अनलॉक करने के लिए मेजबान को बधाई। झोउ शियाजियाओ को गर्भवती करने के लिए मेजबान को बधाई। आपको इत्र बनाने की विधि मिल गई है। गर्भावस्था पुरस्कार एक प्रोत्साहन पुरस्कार है। कृपया मेजबान बच्चे के सुरक्षित जन्म को सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। संतान होने पर मिलने वाले पुरस्कार और भी अधिक आकर्षक होंगे। सिस्टम से मिलने वाले संकेतों की एक श्रृंखला ने लू चेन को, जो अभी शांत हुई थी, बहुत उत्साहित कर दिया। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो गया है और उनकी जीवन शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है। अगर झोउ बहनें पहले ही सो नहीं गई होती तो वह उनके साथ स्नेह का सिलसिला जारी रखना चाहता। इसके बाद लू चेन ने अपनी वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए अपना सिस्टम पैनल खोला। मेजबान लू चेन। क्षेत्र चौथी कक्षा। साधना तकनीक ची शोधन मंत्र प्रथम स्तर कायाकल्प कौशल अभी अनलॉक हुआ। दिव्य कौशल कोई नहीं। हथियार डेजर्ट ईगल बेरेट हैंड ग्रेनेड। संतान कोई नहीं। क्यूई शोधन मंत्र के बाद प्रथम स्तर शब्द देखकर लू चेन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्यूई शोधन मंत्र के प्रथम स्तर को पार करने मात्र से ही उसका स्तर सीधे प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी में पहुंच गया है। यदि वह ची शोधन मंत्र के दूसरे स्तर को पार कर लेता है तो क्या वह ग्रैंडमास्टर नहीं बन जाएगा? क्या होगा अगर वह 10वीं परत तक पहुंच जाए? क्या वह अमर बन जाएगा? जैसे ही लू चेन भविष्य में अमर बनने की कल्पना कर रहा था, सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। मेजबान से अनुरोध है कि वे वास्तविकता से जुड़े रहें और अत्यधिक कल्पनाशीलता से बचें। इस दुनिया में अमरता का जन्म संभव नहीं है। सिस्टम की सूचना सुनकर लू चेन एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अमर बन सकता है या नहीं, जब तक वह ची शोधन मंत्र का उपयोग कर सकता था। ची शोधन मंत्र के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाना प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक तेज था। ची रिफाइनमेंट मंत्र के केवल एक स्तर में सुधार करने के बाद ही उनका स्तर चौथे ग्रेड तक पहुंच गया। दूसरे स्तर तक पहुंचने पर वे ग्रैंडमास्टर स्तर के करीब पहुंच जाते। भले ही वे अभी तक उस स्तर तक न पहुंचे हों, लेकिन फिर भी इस दुनिया में ग्रैंडमास्टर बनना भी उसे ज्यादा से ज्यादा अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों से अधिक सक्षम ही बना पाएगा। जिस क्षण लू चेन को एहसास हुआ कि वह केवल अपने डेजर्ट ईगल से 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को पल भर में हरा सकता है, उसे अचानक लगा कि ग्रैंडमास्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार बंदूकों से पहले सभी जीवन समान थे। उसकी अपनी ताकत महज आत्मरक्षा की उसकी क्षमता में वृद्धि थी, इससे अधिक कुछ नहीं। बैकवर्ड अध्याय 18 अध्याय 18 उपपत्नी रखने के प्रति लू चेन का दृष्टिकोण _1 अध्याय 18 उपपत्नी रखने के प्रति लू चेन का दृष्टिकोण _1 महान शिया राजवंश राजधानी शहर एक खास सराय। इस समय लू शुयुन एक नकाबपोश महिला की ओर पीठ करके खड़ा था। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और वह दूर स्थित मंडप को निहार रहा था। काफी देर बाद लू शुयुन ने आखिरकार कहा, इतना समय बीत गया, फिर भी आपके मिस्टी पवेलियन ने कोई प्रगति नहीं की। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, आपका समर्थन करने का मुझे क्या फायदा है? ये सुनकर लू शुयुन के पीछे खड़ी महिला ने जल्दी से कहा, महामहिम, संतनी ने उत्तरी राजकुमार से संपर्क कर लिया है। जैसे ही उन्हें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि रहस्यमयी ग्रैंडमास्टर उत्तरी राजकुमार के महल से निकल चुके हैं, वे तुरंत कार्रवाई करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि संतनी जल्द ही अपना काम पूरा कर लेंगी। लू शुयुन ने ठंडे लहजे में कहा, जल्द ही? मुझे एक निश्चित समय चाहिए। ये सुनकर महिला चुप हो गई और उसने आगे कुछ नहीं बोला। इसी दौरान एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। महामहिम, ब्लड मून टावर सहमत हो गया है, लेकिन वे पिछली बार से 5 गुना अधिक कीमत मांग रहे हैं। हालांकि वे वाइस टावर मास्टर को भेजेंगे। ये सुनकर लू शुयुन के दिल में उमड़ा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। शुरू में उसने ब्लड मून टावर की तलाश जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि पिछली हत्या की कोशिश नाकाम रही थी और मिस्टी पवेलियन, जिसे वह समर्थन देता था, के लोग भी नॉर्थ सिटी में मौजूद थे। शुरू में उसका इरादा मिस्टी पवेलियन के लोगों को कार्रवाई करने देना था, लेकिन हाल ही में राजमहल में युवराज की स्थापना की मांगें और भी तेज हो गई थीं, जिससे लू शुयुन को एक अत्यावश्यकता का एहसास हुआ। उन्हें जल्द से जल्द चू परिवार का समर्थन हासिल करना था। एक बार जब उन्हें चू परिवार का समर्थन मिल जाता तो ये लगभग दक्षिणी कुलीन परिवारों के समर्थन के समान होता और उनके युवराज के रूप में स्थापित होने की संभावना काफी बढ़ जाती। लू शुयुन ने हाल ही में चू परिवार से संपर्क करने के लिए भी लोगों को भेजा था, लेकिन चू परिवार ने उसमें बहुत रुचि नहीं दिखाई, जिससे लू शुयुन को लगा कि उन्होंने अभी तक उसके निकम्मे शाही छोटे भाई को नहीं छोड़ा है। उनके विचार में लू चेन के साथ मौजूद रहस्यमय ग्रैंडमास्टर को चू परिवार द्वारा भेजा गया था, और चूंकि उन्होंने लू चेन की रक्षा के लिए एक ग्रैंडमास्टर को भेजा था तो वे उसे कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए लू चेन को हटाना होगा। इस समय लू शुयुन ने पूछा, ब्लड मून टावर का वाइस टावर मास्टर कितना शक्तिशाली है? लू शुयुन के अधीनस्थ ने तुरंत उत्तर दिया, महामहिम, ऐसा कहा जाता है कि उनकी शक्ति अर्धचरण ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच गई है। लू शुयुन ने एक पल सोचा। भले ही लू चेन के साथ खड़ा ग्रैंडमास्टर अभी भी वहीं होता, ब्लड मून टावर का वाइस टावर मास्टर उसे रोक सकता था। फिर ब्लड मून टावर के बाकी लोगों को स्थिति का फायदा उठाकर लू चेन को खत्म करने का मौका मिल जाता।
इसके अलावा मिस्टी पवेलियन ने भी उत्तरी शहर में काफी सारे विशेषज्ञों को भेजा था। लू चेन के साथ ज्यादा से ज्यादा एक ग्रैंडमास्टर और एक चू युकिन मौजूद थे। ली फेंग की बात करें तो वह तो सिर्फ 7वें दर्जे का है, उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद लू शुयुन ने कमरे में मौजूद व्यक्ति से कहा, जाओ और ब्लड मून टावर को बताओ। अगर वे 5 गुना कीमत मांगते हैं तो 5 गुना कीमत ही सही, लेकिन मुझे उत्तरी राजकुमार का सिर देखना ही होगा। हाँ महाराज। उस व्यक्ति के शब्द समाप्त होते ही वह कमरे से बाहर चला गया। अंदर केवल घूंघट वाली महिला ही रह गई। फिर लू शुयुन ने उस महिला से कहा, वांग किंगसी को तुरंत एक पत्र लिखो और उसे ब्लड मून टावर द्वारा किए जा रहे हत्या के प्रयास में समन्वय करने के लिए कहो। यदि ब्लड मून टावर ग्रैंडमास्टर को नॉर्थ प्रिंस मैंशन से दूर ले जा सकता है तो मिस्टी पवेलियन को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हाँ। बोलने के बाद वह महिला भी कमरे से चली गई। लू शुयुन का हाथ खिड़की की चौखट पर टिका हुआ था। वह शाही महल की दिशा में देख रहा था। उसकी उंगलियां लगातार चौखट पर थपथपा रही थीं और वह खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। मेरे प्यारे भाई, अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। राजधानी राजकुमार लू यी का महल। अपने हाथ में मौजूद जानकारी को देखते हुए राजकुमार लू यी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, शुयुन सचमुच निर्दयी है। अब जबकि चेन उत्तरी शहर चला गया है, फिर भी उसका इरादा उसे बख्शने का नहीं है। इसी क्षण लू यी के बगल में भूरे रंग का चोला पहने एक सेवक ने पूछा, महामहिम, इस बार आप क्या करने का इरादा रखते हैं? लू यी ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मैंने पहले सोचा था कि चेन की रक्षा करने वाले एक ग्रैंडमास्टर की अफवाहें फैलाकर शुयुन को मुश्किल का पता चलने पर पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये रणनीति बेकार है। चेन को मरना नहीं चाहिए। अगर वह मर गया तो मैं चू परिवार के साथ गठबंधन कैसे कर पाऊंगा? लू यी और लू शुयुन की मातृवंशीय पहचान अलग अलग थी और इसलिए उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग थे, जिसके चलते उन्हें जो काम करने पड़ते थे वे भी अलग अलग थे। लू शुयुन लू चेन को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि चू परिवार के पास कोई विकल्प न बचे, क्योंकि उसकी मां भी दक्षिण के एक कुलीन परिवार से थी। लू चेन के बिना उस दक्षिणी कुलीन परिवार को उसका पूरा खर्च उठाना पड़ता। दूसरी ओर लू यी का मानना था कि लू चेन चू परिवार के मुखिया चू शियोंग का पोता था। भले ही चू परिवार ने सचमुच लू चेन को त्याग दिया हो, फिर भी चू शियोंग के मन में लू चेन के लिए व्यक्तिगत भावनाएं थीं। लू चेन को खत्म करना चू शियोंग को अपमानित करने के बराबर था। भले ही दक्षिणी कुलीन परिवार के हितों के कारण चू परिवार लू शुयुन का समर्थन करने के लिए बाध्य हो, फिर भी यह घटना चू शियोंग के दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगी। लू यी को जो करना था वह बहुत सरल था। उसे चू परिवार के प्रति अपनी सद्भावना दिखानी थी, जिससे चू परिवार और अन्य दक्षिणी कुलीन परिवारों के बीच दरार और बढ़ जाती। इसलिए लू यी का रुख लू चेन की रक्षा करने की ओर अधिक झुका हुआ था। इसके अलावा जैसा कि वह देखता था, लू चेन एक अशिक्षित और निकम्मा राजकुमार था और ऐसा राजकुमार युवराज के रूप में उसकी स्थिति के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं था। भविष्य में सिंहासन पर आसीन होने के बाद वह लू चेन को दक्षिणी कुलीन परिवारों का नया प्रवक्ता बनने में भी सहायता कर सकता था। एक अशिक्षित और निकम्मे राजकुमार को नियंत्रित करना उन दक्षिणी कुलीन परिवारों की तुलना में कहीं अधिक आसान था। उसी क्षण लू यी ने अपने बगल में खड़े एक सेवक से कहा, मो डोंगपिंग, बाद में तुम्हें ये खबर फैला देनी चाहिए कि ब्लड मून टावर का वाइस टावर मास्टर नॉर्थ सिटी जा रहा है। ब्लड मून टावर के वाइस टावर मास्टर का नॉर्थ सिटी की ओर जाना देखकर लू यी को भी चिंता होने लगी कि इस बार लू चेन वाकई गंभीर खतरे में पड़ सकता है। मन ही मन लू यी ने सोचा, चेन भाई, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब आगे क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। इस समय लू चेन राजधानी शहर में घट रही घटनाओं से अभी भी अनभिज्ञ था। इसके बाद के समय में वह उत्तरी राजकुमार के महल में ही रहे और प्रतिदिन झोउ यूयू के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते रहे। मु जिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ दोनों अब गर्भवती थीं, जिससे लू चेन की देखभाल करने की जिम्मेदारी केवल यूयू पर ही आ गई थी, जिसे सहन करना उसके लिए कुछ हद तक मुश्किल था। लू चेन पहले से ही चौथे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था और उसने ड्रैगन और टाइगर पिल ले ली थी, इसलिए यूयू जैसी कमजोर महिला उसके सामने टिक नहीं पाए। उत्तरी आंगन। मु जिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ आंगन की ओर चलते हुए इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। लू चेन द्वारा दिए गए परफ्यूम के ब्लूप्रिंट के अनुसार उन्होंने पहले ही कुछ परफ्यूम बना लिए थे। उत्तरी आंगन में कई फूल लगाए गए थे और उन्होंने इन फूलों का उपयोग करके नए परफ्यूम बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही वे आंगन में प्रवेश करने वाले थे, उन्हें दूर स्थित एक मंडप से एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, जो कभी धीमी तो कभी तीखी थी। फिर यूयू के भोजन और दैनिक जीवन की देखभाल करने वाली 2 युवा नौकरानियां शर्म से लाल होते हुए मु जिक्सुआन और अन्य लोगों के पास आईं। राजकुमारी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों नौकरानियों के गाल इतने लाल देखकर वे तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। उसी क्षण झोउ शियाजियाओ ने हिम्मत करके कहा, बहन, अब जब मैं गर्भवती हूँ, राजकुमार की सेवा करने के लिए केवल यूयू ही बची है। और आजकल राजकुमार उस प्रेम प्रसंग का और भी अधिक आनंद लेने लगे हैं। यूयू अकेले ये सब संभाल नहीं सकती। क्या आप उनसे पूछ सकती हैं कि क्या वे एक उपपत्नी रखने के लिए तैयार हैं? झोउ शियाजियाओ अच्छी तरह जानती थी कि वह लू चेन की महज रखेल थी, इसलिए उसके लिए रखेल रखने का मुद्दा उठाना उचित नहीं था। यह मुद्दा केवल मु जिक्सुआन ही उठा सकती थी। उसे नहीं पता था कि मु जिक्सुआन आखिरकार तैयार होगी या नहीं, क्योंकि मु जिक्सुआन राजकुमारी थी, उत्तरी राजकुमार के महल की स्वामिनी थी। झोउ शियाजियाओ का सुझाव सुनकर मु जिक्सुआन ने आह भरी और कहा, बहन, उपपत्नी रखने के बारे में मैंने राजकुमार से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका रुख संख्या से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देना है।
उन्हें साधारण महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। अध्याय 19 वांग किंगसी अंडरस्कोर 1 को हराने का समय आ गया है। अध्याय 19 वांग किंगसी को हराने का समय आ गया है अंडरस्कोर 1। मुजिक्सुआन हमेशा से ही लू चेन द्वारा रखेल रखने के मामले में बहुत खुले विचारों वाली थी और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि रखेल रखने के मामले में लू चेन के खुद के बहुत ऊंचे मापदंड थे, जिसके कारण मुजिक्सुआन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मुजिक्सुआन की बातें सुनकर झोउ शियाजियाओ ने मुजिक्सुआन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहन, हमारे राजकुमार के महल में एक ऐसी महिला है जो राजकुमार के मानकों पर खरी उतरती है। ये सुनकर मुजिक्सुआन एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत समझ गई कि झोउ शियाजियाओ किस महिला का जिक्र कर रही थी। मुजिक्सुआन ने उदासीनता से कहा, श्याओ श्याओ, मैडम चू का मामला ऐसा नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप कर सकें। ये राजकुमार और मैडम चू की मंशा पर निर्भर करता है। राजकुमार के महल में लगभग हर कोई जानता था कि चू यूकिन और लू चेन के बीच एक जटिल रिश्ता था। जिस तरह से लू चेन चू यूकिन को देख रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वह उसे पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। हालांकि चू यूकिन की स्थिति काफी खास थी और लू चेन के लिए उसके साथ अपनी मनमानी करना आसान नहीं होगा। चू यूकिन की शादी एक बार हुई थी और हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले कि वे शारीरिक संबंध बना पाते, उन्हें पहले से ही उस परिवार का हिस्सा माना जाता था। अब वह विधवा थी। अगर चू यूकिन की शादी किसी साधारण परिवार में हुई होती तो कहानी कुछ और होती। उत्तरी राजकुमार होने के नाते लू चेन का एक विशेष रुतबा था और वह परिवार को उससे तलाक लेने या शादी को रद्द करने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन चू यूकिन का विवाह वांग परिवार में हुआ था, जो दक्षिण के कुलीन परिवारों में चू परिवार से ठीक नीचे की शक्ति वाला परिवार था, और वांग परिवार राजकुमार लू शुयुन का ननिहाल भी था। लू चेन के लिए उत्तरी राजकुमार के रूप में अपने रुतबे का इस्तेमाल करके वांग परिवार को चू यूकिन से तलाक दिलवाना लगभग असंभव था। बेशक सबसे बड़ी बाधा खुद चू यूकिन थी। नॉर्थ प्रिंस मेंशन में रहने वाले लोग देख सकते थे कि चू यूकिन नॉर्थ प्रिंस को सिर्फ एक बच्चे की तरह, अपने से छोटे भाई की तरह देखती थी। इसके अलावा उनके सौम्य स्वभाव को देखते हुए ये संभावना नहीं थी कि वह लू चेन के प्रेम प्रस्तावों को स्वीकार करेगी। मुजिक्सुआन की बातें सुनकर झोउ शियाजियाओ ने मुंह फुला लिया और आगे कुछ नहीं कहा। उस क्षण मुजिक्सुआन को 100 फूलों के टावर की वांग किंगसी की याद आए। अगर लू चेन जल्द ही वांग किंगसी को वश में कर ले तो शायद झोउ यूयू को अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकती थी। ये सोचकर मुजिक्सुआन ने एक हल्की सी आह भरी। कुछ देर बाद जब मंडप से आने वाला शोर काफी हद तक कम हो गया तो मुजिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ ने प्रांगण में प्रवेश किया। इस समय झोउ यूयू अस्त व्यस्त और कमजोर हालत में लू चेन की बाहों में असहाय पड़ी थी। उसे लू चेन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसलिए वह शुरू में उसके साथ संबंध बनाने को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन हाल ही में अपनी बहन और डचेस के बिना, जिनके साथ वह बोझ साझा कर सकती थी, और लू चेन की अकथनीय क्रूरता के कारण झोउ यूयू को स्थिति से निपटना मुश्किल लग रहा था। मुजिक्सुआन और अन्य लोगों को आंगन में प्रवेश करते देख लू चेन ने अनुमान लगाया कि उन्होंने शायद पहले की आवाजें सुनी होंगी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। राजकुमार का महल भीतरी और बाहरी प्रांगण में विभाजित था और वर्तमान में भीतरी प्रांगण के कई निजी कमरों में महिला गार्ड तैनात थीं, जिनमें मुजिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ उनकी रखेलें थीं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सुना था या नहीं। उसी क्षण मुजिक्सुआन ने पहल करते हुए कहा, राजकुमार, हमने आपके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इत्र बनाया है। जैसे ही मुजिक्सुआन ने बोलना समाप्त किया, उनके बगल में खड़ी एक नौकरानी लकड़ी का बक्सा लेकर मंडप में आई और उसे वहां रखी पत्थर की मेज पर रख दिया। ये सुनकर लू चेन ने झोउ यूयू को अपनी बाहों से उठाया और उसे मंडप के अंदर बेंच पर बैठा दिया। ये देखकर झोउ यूयू की नौकरानी उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। लू चेन पत्थर की मेज के पास गई, लकड़ी के बक्से से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और फिर ढक्कन खोलकर उसे सूंघा। उत्पादन विधि के कारण इत्र की सुगंध प्राकृतिक थी, समृद्ध थी, लेकिन बहुत तेज नहीं थी। लू चेन ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, मेरी संगिनी शियाजियाओ, तुमने बहुत मेहनत की है। इसके बाद झोउ शियाजियाओ ने पूछा, राजकुमार, आप इस इत्र को बेचने की क्या योजना बना रहे हैं? राजकुमार के महल का इत्र आम पाउच की तुलना में कहीं अधिक व्यवहारिक था और अधिक समय तक चलता भी था। जरूरत पड़ने पर बस बोतल निकालकर कुछ बूंदें टपकाने की जरूरत होती थी। लू चेन ने एक पल सोचा, फिर कहा, इत्र साबुन की तरह कोई आवश्यक उत्पाद नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा अधिक कीमत पर, प्रति बोतल कुछ चांदी के सिक्के अधिक में बेचते हैं। ये सुनकर मुजिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ दोनों आश्चर्य से रुक गए। हालांकि उन्हें जल्द ही यह समझ आ गया कि लू चेन की कीमत अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद एक महिला होने के नाते वे इस बात से भली भांति परिचित थीं कि एक बार इत्र बाजार में आने के बाद यह निश्चित रूप से अनगिनत युवतियों का ध्यान आकर्षित करेगा। उसी क्षण मुजिक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार, आपने यह इत्र बनाना कहाँ से सीखा? लू चेन द्वारा उपलब्ध कराए गए इत्र बनाने के आरेख बहुत स्पष्ट थे, जिनमें प्रत्येक चरण को दर्शाया गया था और उन्हें एक नजर में समझा जा सकता था। जब वे इत्र बना रहे थे तो उन्होंने नौकरों की मदद भी नहीं ली। मुजिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ ने खुद ही इत्र बनाया था। मुजिक्सुआन का सवाल सुनकर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ बेशर्मी से जवाब दिया, जब मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था तब मैंने इस पर शोध किया। लू चेन का जवाब सुनकर महिलाएं काफी हैरान रह गईं। बाहर मौजूद सभी लोग कहते थे कि उत्तरी राजकुमार को सिर्फ खेलने का शौक है,
सीखने का कोई शौक नहीं, फिर भी उसने ये 2 उपयोगी चीजें बना ली थीं। उसी क्षण मु जिक्सुआन के मन में एक विचार आया और उसने आगे कहा, राजकुमार, मैं सोच रही हूँ कि 100 फूलों के टावर से मिस वांग को निवास पर आमंत्रित करूँ ताकि वहाँ की लड़कियाँ इत्र को पहले से ही आजमा सकें। आपका क्या विचार है? मु जिक्सुआन को लगा कि लू चेन का सारा ध्यान केवल झोउ यूयू पर केंद्रित रखना ठीक नहीं है। चूंकि लू चेन ने लंबे समय से वांग किंगसी पर अपनी नजरें जमा रखी थीं, इसलिए बेहतर होगा कि वह वांग किंगसी को उसके सामने आने के और अधिक अवसर दे। इसके अलावा 100 फूलों के टावर की ओइरान द्वारा इत्र का परीक्षण कराने से भी इत्र की प्रतिष्ठा को शीघ्रता से स्थापित करने में मदद मिलेगी। उस इत्र के साथ 100 फूलों के टावर का दौरा करने वाले पुरुष निश्चित रूप से अपने शरीर को सुगंध से सराबोर करके घर लौटेंगे, एक ऐसी सुगंध जो लंबे समय तक बनी रहेगी। समय बीतने के साथ उन पुरुषों के घरों की महिला सदस्य ये पता लगाने की कोशिश कर सकती हैं कि उनके शरीर पर यह सुगंध कहाँ से आ रही है। जब मु जिक्सुआन ने वांग किंगसी का जिक्र किया तो उस मनमोहक आकृति की छवि लू चेन के दिमाग में कौंध गई। एक पल के लिए लू चेन को लगा कि उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ गया है। ड्रैगन और टाइगर पिल लेने के बाद वह खुद पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होता जा रहा था। अगर वह हर दिन झोउ यूयू के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में समय नहीं बिताता तो उसे रात में नींद आना मुश्किल हो जाता था। लू चेन कुछ हद तक अवाक रह गया। ये स्थिति टिकाऊ नहीं थी। हाल ही में मु जिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ दोनों गर्भवती हो चुकी थीं और उसकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए झोउ यूयू की बारी भी शायद जल्द ही आने वाली थी। अगर वे सभी गर्भवती हो जाती तो उसे क्या करना चाहिए था? अगर उसे पता होता तो वह कभी भी ड्रैगन और टाइगर की गोली नहीं लेता। ये सचमुच एक अभिशाप थी। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, मेजबान कृपया निश्चिंत रहें। आप अभी ड्रैगन और टाइगर पिल के प्रभावों को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं है। एक बार जब आप 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे तो आप अपनी इच्छाओं को आसानी से दबा सकेंगे। लू चेन के होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। 9वीं कक्षा उनकी साधना पद्धति अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ संबंध पोषित करना थी, लेकिन उन्हें डर था कि झोउ यूयू के गर्भवती होने से पहले वे 9वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यान काउंटी की इस बदकिस्मत जगह में 90 अंक पाने वाली महिलाएं इतनी कम थीं। वह 9वीं कक्षा में कब प्रवेश पा सकेगा? अब वांग किंगसी को सत्ता से हटाने का समय आ गया था। वांग किंगसी स्वयं 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थीं, जिनकी शारीरिक शक्ति सामान्य दुर्बल महिलाओं से अतुलनीय थी। उसे हराने के बाद उसका ची रिफाइनमेंट मंत्र तेजी से दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अध्याय 20 अध्याय 20 में आपसे निजी बातचीत करना चाहती हूँ _1 अध्याय 20 में आपसे निजी बातचीत करना चाहती हूँ _1 संतान प्राप्ति की चाहत और अपनी साधना अवस्था में सुधार के मामलों में लू चेन खुद को कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। उनकी साधना पद्धति अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ स्नेह विकसित करने पर आधारित थी, लेकिन इस प्रणाली ने उन्हें बताया कि संतान होने के बाद ही वे और भी अधिक उदार पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी सभी पत्नियां और रखेले गर्भवती हों तो वह किसके साथ स्नेह बनाए रखेगा? 90 के अनुकूलता स्कोर वाली एक आकर्षक महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। वह ऐसी कोई नहीं थी जिसे वह जब चाहे पा सके, किसी ऐसे व्यक्ति के बिना जिसके साथ वह स्नेह विकसित कर सके। उसकी साधना की अवस्था में सुधार कैसे हो सकता है? ये सोचकर लू चेन वांग किंगसी को जीतने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। मार्शल आर्टिस्ट का स्तर जितना ऊंचा होता है उसके गर्भवती होने की संभावना उतनी ही कम होती है और वह भविष्य में उसका उपयोग अपनी साधना के लिए करेगा। इसके बाद लू चेन ने मु जिक्सुआन से कहा, मेरी प्रियतमा मिस वांग को आमंत्रित करने से पहले मुझे और मैडम चू को जरूर सूचित कर देना। वांग किंगसी 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी और फिर भी सावधानी बरतना आवश्यक था। मु जिक्सुआन ने उत्तर दिया, आपकी उपपत्नी समझती है। उसी क्षण लू चेन ने मंडप की बेंच पर आराम कर रही झोउ यूयू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यूयू अच्छे से आराम करो, मैं आज रात फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ये शब्द सुनकर झोउ यूयू अवाक रह गई। क्या वह आज रात फिर आ रहा है? वू कृपया बच्चे को बचाओ। कुछ दिनों के बाद 100 फ्लावर्स टावर। वांग किंगसी एक खूबसूरत महिला के सोफे पर लेटी हुई थी। उसका क्लाउड अटायर ढीला और अस्त व्यस्त था। उस क्षण उसने मन ही मन बुदबुदाया, इतने सुंदर आदमी को मारना कितना दुखद है। राजकुमार के महल से लौटने के बाद से वांग किंगसी के मन में अनजाने में ही लू चेन की छवि उभरने लगी थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह ड्रैगन और फीनिक्स चाय से प्रभावित हो गई है। आखिरकार लू चेन वाकई में बहुत सुंदर था। अपने हाथ में मौजूद नोट को देखकर वांग किंगसी को कुछ अफसोस हुआ। जल्द ही ब्लड मून टावर का वाइस टावर मास्टर नॉर्थ सिटी में आने वाला था और उस समय तक चाहे नॉर्थ प्रिंस मेंशन का ग्रैंड मास्टर वहां हो या न हो, मिस्टी पवेलियन को नॉर्थ प्रिंस की हत्या करने के लिए कदम उठाना ही था। जब भी वांग किंगसी उस आकर्षक आकृति के बारे में सोचती तो उसे थोड़ी सी झिझक महसूस होती थी। इस समय वांग किंगसी के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े और उसने धीरे से कहा, युवा राजकुमार, अपनी बहन के क्रूर और निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। इसके लिए अपने शाही परिवार में जन्म को दोष दीजिए। तभी एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई और पर्दे के पीछे से बोली, टावर मास्टर, नॉर्थ प्रिंस मेंशन से किसी ने आपको यहाँ बुलाया है। उनका कहना है कि एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। ये सुनकर वांग किंगसी ने पूछा, क्या उत्तर का राजकुमार मुझे ढूंढ रहा है? नौकरानी ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि उत्तर का राजकुमार तुम्हें नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि राजकुमार की पत्नी ढूंढ रही है। वांग किंगसी सोच रही थी, मु जिक्सुआन उससे क्या चाहती होगी?
क्या ये साबुन वाली बात की वजह से हो सकता है? हालांकि चाहे मु जिक्सुआन हो या उत्तरी राजकुमार, जो भी उसे ढूंढ रहा हो, वह निश्चित रूप से जाएगी। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में प्रवेश करने का वैध कारण होने पर वह क्यों नहीं जाएगी? वह इस अवसर का लाभ उठाकर यह पता लगा सकती थी कि क्या रहस्यमय ग्रैंडमास्टर अभी भी वहीं मौजूद है और संयोगवश उत्तरी राजकुमार को लुभा सकती थी। उत्तर के राजकुमार के सुंदर चेहरे के बारे में सोचते हुए वांग किंगसी के भीतर एक हलचल सी महसूस हुई। इसके बाद वांग किंगसी सुंदरी के सोफे से उठी और अपने ढीले ढाले क्लाउड अटायर को ठीक किया। मैं अभी चलती हूँ। इतना कहकर वांग किंगसी उत्तरी राजकुमार के महल की ओर चल पड़ी। जब उत्तरी राजकुमार के महल के नौकर वांग किंगसी को पिछले आंगन में ले जा रहे थे, तभी चू युकीन गश्त पर थी और संयोग से उसने उसे देख लिया। पल भर में उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, एक पल रुकिए। चू युकीन की आवाज सुनकर वांग किंगसी का दिल बैठ गया। 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट चू युकीन आसानी से समझ गई कि वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। अगर उसकी मार्शल आर्टिस्ट होने की बात उजागर हो जाती तो चू युकीन को शक हो सकता था। अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए वांग किंगसी तुरंत रुक गई। चू युकीन वांग किंगसी के पास आई और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? वांग किंगसी ने झुककर उत्तर दिया, महोदया चू, मैं 100 फूलों के टावर की ओयरान हूँ और मैं राजकुमारी के निमंत्रण पर राजकुमार के महल में आई हूँ। चू युकीन ने वांग किंगसी को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगी कि यह महिला वाकई बेहद खूबसूरत है। क्या जिक्सुआन इस महिला को चेन एयर की सेवा में लगाने की योजना बना रही थी? स्वाभाविक रूप से चू युकीन को दरबार की हालिया घटनाओं की जानकारी थी। पिछले कुछ दिनों से झो यू को चलने में कठिनाई हो रही थी और यदि जल्द ही लू चेन के लिए एक उपपत्नी नहीं लाई गई तो झो यू शायद इसे सहन न कर पाए। तथापि चू युकीन ने वांग किंगसी को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा। उसे हमेशा से लगता था कि इस महिला में कुछ असाधारण बात है। उसे अभी अभी उससे आंतरिक शक्ति का संचार महसूस हुआ था, लेकिन अब यह महिला आम लोगों से अलग नहीं लग रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद चू युकीन ने आखिरकार कहा, ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद राजकुमार के महल के नौकर वांग किंगसी को उत्तरी आंगन की ओर ले जाने लगे। उत्तरी प्रांगण में प्रवेश करते ही वांग किंगसी की नजर मंडप के अंदर बैठे लू चेन पर पड़ी। न जाने क्यों अब वह खुद को लू चेन को घूरने से रोक नहीं पा रही थी। वांग किंगसी ने मंडप में प्रवेश किया और तुरंत आधा घुटने टेककर उनका अभिवादन करते हुए कहा, मैंने राजकुमार और राजकुमारी को देखा है। लू चेन मुस्कुराई और बोली, खड़े हो जाओ। धन्यवाद प्रिंस। इसके बाद वांग किंगसी ने लू चेन की ओर देखा और पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि राजकुमार ने मुझे महल में क्यों बुलाया है? लू चेन ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें नहीं बल्कि मेरी प्रिय पत्नी ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है। आप दोनों अपने काम की बात कीजिए, मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपको परेशान नहीं करूंगा। मु जिक्सुआन ने तुरंत पत्थर की मेज पर रखे लकड़ी के बक्से से कुछ छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें निकाली और कहा, सुश्री वांग, क्या आप इधर आ सकती हैं? पत्थर की मेज पर रखी छोटी चीनी मिट्टी की बोतलों को देखकर वांग किंगसी उत्सुकता से उनके पास पहुंची। उसी क्षण मु जिक्सुआन ने चीनी मिट्टी की बोतलों में से एक खोली और फूलों की सुगंध तुरंत वांग किंगसी की कोमल नाक में भर गई। तब मु जिक्सुआन ने कहा, सुश्री वांग, ये हमारे राजकुमार के महल में बना इत्र है। इसकी खुशबू बहुत देर तक टिकती है और हम 100 फूलों के टावर की महिलाओं को इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे ताकि वे हमें इसका प्रचार करने में मदद कर सकें। ये सुनकर वांग किंगसी को एहसास हुआ कि मामला वाकई गंभीर है और उसने सोचा था कि उत्तरी राजकुमार ने उसे प्रेम प्रसंग के लिए बुलाया है। इसके बाद वांग किंगसी ने मु जिक्सुआन के हाथ से चीनी मिट्टी की बोतल ली, उसे सूंघा और पाया कि उसकी सुगंध तेज थी लेकिन असहनीय नहीं थी, एक प्राकृतिक सुगंध थी। इसके बाद वांग किंगसी ने पूछा, राजकुमारी, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि इस इत्र की खुशबू कितने समय तक बनी रहेगी? मु जिक्सुआन ने उत्तर दिया, एक बूंद की सुगंध लगभग 3 घंटे तक बनी रह सकती है। इसके अलावा ये परफ्यूम पाउच जैसा नहीं है। आप इसे निकालकर किसी भी समय अपने शरीर पर एक बूंद लगा सकते हैं ताकि खुशबू पूरे दिन आपके शरीर पर बनी रहे और सिर्फ यह एक बोतल बहुत लंबे समय तक चल सकती है। ये सुनकर वांग किंगसी की आंखें चमक उठीं। हालांकि वह उत्तर के राजकुमार के लिए आई थी, लेकिन इत्र ने उसे और भी ज्यादा आकर्षित किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्थ प्रिंस मैंशन में इतनी अद्भुत चीजें होंगी। इसके बाद वांग किंगसी ने लकड़ी के बक्से में रखी अन्य चीनी मिट्टी की बोतलों की ओर देखा और पूछा, राजकुमारी, क्या मैं अन्य बोतलों की सुगंध भी सूंघ सकती हूँ? बेशक, इस लकड़ी के बक्से में रखे सभी इत्र आपको दिए जाने के लिए हैं ताकि आप 100 फ्लावर्स टावर में इनका इस्तेमाल करके देख सकें। वांग किंगसी ने तुरंत कहा, इस उदार उपहार के लिए धन्यवाद राजकुमारी। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, वांग किंगसी ने अन्य बोतलों को खोलकर प्रत्येक को सूंघना शुरू कर दिया और पाया कि हर सुगंध अद्वितीय लेकिन प्राकृतिक है, जिससे उन्हें बार बार सूंघने की इच्छा होती है। उसी समय लू चेन ने सिस्टम का उपयोग करके वांग किंगसी की व्यक्तिगत जानकारी को स्कैन किया। नाम, वांग किंगसी। स्थिति, 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट, दक्षिण में वांग परिवार की दत्तक पुत्री, मिस्टी पवेलियन की संत, 100 फ्लावर्स टावर की अस्थायी टावर मास्टर। उत्तर राजकुमार के महल द्वारा उसकी तलाश किए जाने की खबर सुनते ही वह तुरंत आ गई। हाल ही में उसके मन में उत्तर राजकुमार की छवि लगातार उभर रही है। ये सोचकर कि ब्लड मून टावर का वाइस टावर मास्टर जल्द ही उत्तर राजकुमार की हत्या करने आएगा, उसे बहुत खेद होता है। रेटिंग 95, संभावना 60। ड्रैगन और फीनिक्स चाय के निरंतर प्रभाव में लू चेन रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड मून टावर अभी भी उसे परेशान करने की हिम्मत करेगा।
हालांकि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वांग किंगसी की अनुकूलता 60 थी। ये देखकर उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अब फल पाने का समय आ गया था। इसी विचार के साथ लू चेन ने इत्र को परख रही वांग किंगसी से कहा, सुश्री वांग, मैंने सुना है कि 100 फ्लावर्स टावर उत्तरी शहर में सबसे जीवंत जगह है। वांग किंगसी ने तुरंत जवाब दिया, राजकुमार, हो सकता है कि 100 फूलों का टावर पूरे उत्तरी शहर में सबसे जीवंत जगह न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से यान काउंटी में सबसे जीवंत जगह है। लू चेन ने आगे कहा, 100 फूलों का टावर इतना जीवंत है तो आप जरूर ऐसी बहुत सी बातें जानते होंगे जो दूसरे नहीं जानते। मैं बाद में आपसे निजी तौर पर बात करना चाहूंगा, उत्तर शहर से संबंधित कुछ मामलों के बारे में। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार होंगे? अध्याय 21 अध्याय 21 वांग किंगसी घबरा गई _1 अध्याय 21 वांग किंगसी घबरा गई _1। लू चेन की बातें सुनकर वांग किंगसी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और इत्र की बोतल पकड़े हुए उसका कोमल हाथ हवा में ही रुक गया। क्या वह नॉर्थ प्रिंस के करीब आने के लिए ही नॉर्थ प्रिंस मैंशन में नहीं आई थी? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उत्तरी राजकुमार पहल करके उनसे निजी बातचीत करने का सुझाव देगा। ये सचमुच एक दुर्लभ अवसर था। अगर वह उत्तर के राजकुमार का दिल जीतने में कामयाब हो जाती तो क्या वह उत्तर के राजकुमार के महल में मौजूद रहस्यमय ग्रैंडमास्टर के ठिकाने के बारे में पूछताछ नहीं कर पाती? इतना ही नहीं, अगर वह उत्तरी राजकुमार का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है तो ब्लड मून टावर के लोगों के आने के बाद वह उत्तरी राजकुमार को लुभाने का कोई रास्ता ढूंढ सकती है जिससे उनका काम पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा शायद उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए ब्लड मून टावर के लोगों के आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर वांग किंगसी ने तुरंत लू चेन से कहा, बेशक, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलिए बात करने के लिए जगह बदल लेते हैं। इस पर लू चेन ने मुजिक स्वान की ओर मुड़कर कहा, मेरी जान, मैं मिस वांग से अकेले में बात करने की योजना बना रहा हूँ। जहाँ तक इन ट्रायल परफ्यूम की बात है, इन्हें सीधे 100 फ्लावर्स टावर में पहुँचाने के लिए किसी को भेज दीजिए। मुजिक स्वान जानती थी कि लू चेन वांग किंगसी को अपने वश में करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है राजकुमार, मैं बाद में किसी को इन इत्रों को 100 फूलों के टावर में भेजने के लिए कह दूंगी। इसी क्षण लू चेन मंडप में रखी बेंच से उठ खड़ा हुआ और आंगन से बाहर की ओर चलने लगा। मिस वांग, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको एक शांत जगह पर ले चलता हूँ। ये सुनकर वांग किंगसी ने मन ही मन उपहास किया। सचमुच एक कामुक व्यक्ति। हालांकि यह अकेले में बिताया गया समय था, लेकिन वांग किंगसी को लू चेन द्वारा उसके साथ कुछ भी करने की कोई चिंता नहीं थी। उसकी नजरों में लू चेन एक बेकार राजकुमार से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी आकर्षक सूरत के अलावा उसमें कोई वास्तविक ताकत नहीं थी। 9वीं कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वह भला एक निकम्मे राजकुमार से कैसे डर सकती है? अगर लू चेन बाद में उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो वह आसानी से इससे बचने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अतीत में उन पुरुषों के साथ किया था जिन्हें मारने का काम उसे सौंपा गया था। अगर लू चेन बल प्रयोग करने पर अड़ा रहता है तो वह अपने आकर्षण कौशल का उपयोग करके लू चेन को मोहित कर सकती है और उसे मीठे सपनों में डुबो सकती है। जब वांग किंगसी किसी आम व्यक्ति से निपटती थी तो उसके पास 100 तरीके होते थे जो उसकी अपनी क्षमताओं पर विश्वास से उत्पन्न होते थे। वांग किंगसी कुछ पल के लिए इस बारे में सोच रही थी कि वह लू चेन से कैसे निपटेगी, तभी वह उसके पीछे मुख्य आंगन में चली गई। जैसे ही लू चेन और वांग किंगसी ने कमरे में प्रवेश किया, म्यूजिक स्वान ने तुरंत चू युकीन को बुलाया। चू युकीन कुछ असमंजस में थी। म्यूजिक स्वान उससे क्या चाहती थी? हालांकि म्यूजिक स्वान को लू चेन की बातों पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि लू चेन और वांग किंगसी अकेले थे और वांग किंगसी 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी। मुख्य आंगन के प्रवेश द्वार पर मुजिक्सुआन को खड़ा देखकर चू युकीन उसके पास गई और पूछा, जिक्सुआन, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? कुछ समय साथ बिताने के बाद चू युकीन और मुजिक्सुआन एक दूसरे से काफी परिचित हो गए थे और चू युकीन अब शायद ही कभी उसे राजकुमारी कहकर बुलाती थी, बल्कि उसे उसके नाम से पुकारना पसंद करती थी। इस समय मुजिक्सुआन ने कहा, मैडम चू, राजकुमार मिस वांग को एक कमरे में ले गए हैं और मुझे चिंता है कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने आपको आकर निगरानी रखने के लिए कहा है। ये सुनकर चू युकीन ने मुजिक्सुआन की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। जिक्सुआन, क्या आप उस मिस वांग के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आपने राजकुमार के महल में आमंत्रित किया था? म्यूजिक्सुआन ने उत्तर दिया, हाँ। चू युकीन कुछ हद तक असमंजस में थी। उसने पहले सोचा था कि मुजिक्सुआन ने लू चेन की सेवा के लिए 100 फूलों के टावर से ओइरान को बुलाया था, लेकिन अब मुजिक्सुआन उसे यहाँ आकर देखने के लिए कह रही थी। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि मुजिक्सुआन को जलन हो रही हो और चाहते थे कि वह मध्यस्थता करे? इसके बाद चू युकीन ने पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं चेना से बात करूं, उसे बदनाम महिलाओं के साथ मिलजोल रखने से रोकूं? चू युकीन की बातें सुनकर मुजिक्सुआन को तुरंत अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से उन्हें सुधारते हुए कहा, मैडम चू, आप पूरी तरह से गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब ये है कि राजकुमार का किसी और के साथ अकेले रहना थोड़ा असुरक्षित है। अगर बाद में कुछ भी होता है तो आप तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए मौजूद रहेंगी। तब चू युकीन समझ गई कि मुजिक्सुआन को इस बात की चिंता थी कि 100 फूलों के टावर की ओइरान लू चेन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि बाद में सोचने पर मुजिक्सुआन की सावधानी उचित प्रतीत हुई।
उसे 100 फूलों के टावर की ओइरान के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वह महिला एक उच्च स्तरीय किंगोंग विशेषज्ञ की तरह सुंदर और सहजता से चलती थी। लू चेन को किसी ऐसे व्यक्ति से निजी मुलाकात करने देना जिसके पास आंतरिक शक्ति होने की संभावना हो, वास्तव में खतरनाक था। चू युकीन ने जवाब दिया, समझ गई। अगर कमरे में कुछ भी असामान्य हुआ तो मैं तुरंत अंदर जाऊंगी। इस दौरान कमरे में लू चेन मेज पर बैठ गई, ड्रैगन और फीनिक्स चाय का एक बर्तन बनाया और फिर मुस्कुराते हुए वांग किंगसी से कहा, सुश्री वांग, कृपया बैठिए। धन्यवाद प्रिंस। इसके बाद वांग किंगसी धीरे धीरे बैठ गई। उसके नितंब कुछ हद तक स्टूल के कुशन में धंस गए, जिससे पता चला कि उसका शरीर काफी लचीला था। इस समय वांग किंगसी ने मोहक अंदाज में पूछा, राजकुमार, आप उत्तरी शहर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी और आपको सब कुछ बताऊंगी। लू चेन ने तुरंत उसे छूना शुरू नहीं किया। उसने गंभीरता से पूछा, सुश्री वांग, क्या आप उत्तरी शहर में किसी खूबसूरत लड़की को जानती हैं, खासकर उन बेहद खूबसूरत लड़कियों को जो राज्यों और शहरों को उखाड़ फेंक सकती हैं और जिन्हें देखकर चांद छिप जाए और फूल शर्म से लाल हो जाएं? लू चेन का सवाल सुनकर वांग किंगसी मन ही मन उससे घृणा करने लगी और सोचने लगी कि वह सचमुच एक कामुक व्यक्ति है। नॉर्थ सिटी पहुंचते ही वह यहाँ की खूबसूरत महिलाओं के बारे में पूछताछ करने लगा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ समय पहले ही 2 रखैलें रखी थीं। वह शायद अब एक और रखैल रखने के बारे में सोच रहा था। तब वांग किंगसी ने जवाब दिया, राजकुमार, उत्तरी शहर राजधानी शहर से अलग है। अपनी सुंदरता से राज्यों और शहरों को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखने वाली महिला को ढूंढना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैंने घास के मैदानों में रहने वाली जनजातियों के बीच एक बहुत ही सुंदर महिला के बारे में सुना है। ये सुनकर लू चेन को तुरंत दिलचस्पी हो गई। ओह, मिस वांग घास के मैदानों में रहने वाली बर्बर जनजाति की महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। एक बर्बर जनजाति में खूबसूरत महिलाएं कैसे हो सकती हैं? वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार, यद्यपि घास के मैदानों की अधिकांश महिलाएं काफी बलवान हैं और महान शिया राजवंश के पुरुषों के सौंदर्य मानकों पर खरी नहीं उतरती, फिर भी बर्बर जनजाति के शाही दरबार में सुंदर काया वाली कई खूबसूरत महिलाएं हैं। मैंने जिस सुंदर महिला का जिक्र किया है वह उन्हीं में से एक है। लू चेन ने इस बारे में सोचा, बर्बर जनजाति का शाही दरबार अब उसकी पहुंच से बाहर है। उसे कुछ अधिक व्यवहारिक सोचना चाहिए। सुश्री वांग, चलिए अभी उन खूबसूरत महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिनसे मैं मिल सकता हूँ। बर्बर जनजाति का शाही दरबार ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अभी जा सकूँ। वांग किंगसी ने मनमोहक मुस्कान के साथ मोहक अंदाज में कहा, राजकुमार, जिस खूबसूरत महिला से आप अभी मिल सकते हैं वह आपके सामने ही है ना? ये सुनकर लू चेन के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। वांग किंगसी अब खुद को रोक नहीं पाई और उसे रिझाने ही वाली थी। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए वह अब विनम्र नहीं रहेगा। आज उसकी छोटी यूयू छुट्टी ले सकती थी। फिर लू चेन ने वांग किंगसी के सुडौल पैर पर हाथ रखा, मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री वांग सही कह रही हैं। यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया और कहीं और सुंदरियों की तलाश में रहा। उसी क्षण वांग किंगसी के शरीर से आती सुगंध ने लू चेन की नाक पर तीव्र प्रहार किया और उसका शरीर तुरंत बेचैन हो गया। अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आसान काम नहीं था। बेशक लू चेन ने आज खुद पर नियंत्रण रखने की योजना नहीं बनाई थी। लू चेन को अपनी चालें चलते देख वांग किंगसी समझ गई कि अब स्थिति अनुकूल है और वह अपनी आकर्षण कला का उपयोग करके लू चेन से निपट सकती है। आकर्षण कौशल से मोहित व्यक्ति उसे अपनी इच्छा अनुसार हेरफेर करने देगा और बाद में वह ये भी पता लगा सकती है कि राजकुमार के महल से रहस्यमय ग्रैंडमास्टर कहाँ गए। फिर वांग किंगसी ने लू चेन की आंखों में देखा, उसकी निगाहों में दबी हुई इच्छा झलक रही थी और उसने कहा, राजकुमार, आप शरारती हैं। किसी से मिलते ही उसे छूना ठीक नहीं है। इसके साथ ही वांग किंगसी ने अपनी निगाहें लू चेन की आंखों पर टिका दी और अपनी आकर्षण कला का उपयोग करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अगले ही पल वांग किंगसी अवाक रह गई। उसके शरीर में मौजूद कौशल पूरी तरह से गायब हो गया था और अब वह एक साधारण महिला से अलग नहीं थी। वांग किंगसी दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? किसी मार्शल आर्टिस्ट को उसकी कला पूरी तरह से भुला देने के लिए एक विशेष प्रकार की कला विघटित करने वाली दवा की आवश्यकता होगी। लेकिन राजकुमार के महल में प्रवेश करने के बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि उत्तरी राजकुमार द्वारा बनाई गई चाय भी, जो उसे अभी कमरे में मिली थी, उसने छुई तक नहीं थी। वांग किंगसी के चेहरे के रंग में आए अचानक बदलाव को देखकर लू चेन समझ गई कि उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया होगा। हालांकि दुर्भाग्यवश उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लू चेन ने वांग किंगसी के सुडौल शरीर को गले लगाया और कहा, सुश्री वांग, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने। ये सुनकर वांग किंगसी तुरंत घबरा गई और जल्दी से बोली, राजकुमार, हम अभी मिले हैं, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? क्यों न हम एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा और समय लें? वांग किंगसी को एहसास हुआ कि उसने न केवल अपनी सारी कुशलता खो दी है, बल्कि उसके पास लू चेन को इस तरह से दूर धकेलने की भी ताकत नहीं बची है जैसे कि उसे सचमुच नशा कराया गया हो। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वांग किंगसी अपनी मौजूदा मुश्किल को अच्छी तरह समझती थी। अगर लू चेन अब उसके साथ कुछ भी करता तो उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वांग किंगसी को घबराया हुआ देखकर लू चेन ने हाथ से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी खूबसूरत आंखों में देखा और कहा, सुश्री वांग, एक बार संयोग होता है, दूसरी बार जान पहचान हो जाती है। चूंकि हमें एक दूसरे को समझना है, इसलिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इसके साथ ही लू चेन ने वांग किंगसी के लाल होठों को चूम लिया।
वांग किंगसी ने संघर्ष करने और लू चेन को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वह केवल दबी हुई आवाजें ही निकाल सकी। कुछ देर बाद लू चेन उस आकर्षक युवती को सीधे अपने बिस्तर पर ले गया और उनके बीच संबंध को आगे बढ़ाने लगा। अध्याय 22 अध्याय 22 मैडम चू, वास्तव में मुझे कुछ कठिनाइयां हैं _1 अध्याय 22 मैडम चू, वास्तव में मुझे कुछ कठिनाइयां हैं _1 डिंग। मेजबान को एक बार फिर महिला के वश में करने के लिए बधाई, आपको विष प्रतिरोधक गोली मिल गई है। मेजबान और वांग किंगसी के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप ची शोधन मंत्र के अनुभव अंक 20 बढ़ जाते हैं और कायाकल्प कौशल के अनुभव अंक 10 बढ़ जाते हैं। हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी उसके कान में बज रही थी, लेकिन लू चेन अब उस पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा था और उसे समझ में आ गया कि वांग किंगसी की रेटिंग 95 क्यों थी। हालांकि उन सभी की रेटिंग 90 से ऊपर थी, लेकिन यह महिला सबसे श्रेष्ठ थी, जिससे उसके लिए खुद पर नियंत्रण रखना असंभव हो गया। उस पल में मुख्य आंगन के प्रवेश द्वार पर मु जिक्सुआन बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसी क्षण उन्हें कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाज सुनकर मु जिक्सुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार सफल हो गया है। इसके बाद प्रिंस मेंशन में 1 और 9वीं कक्षा का विशेषज्ञ होगा। इस समय चू युकीन का चेहरा कुछ लाल हो गया था। राजकुमारी उसे दीवार के पास छिपकर बातें सुनने के लिए ले जा रही थी, जिससे उसे अंदर से एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। हाल ही में रात के सन्नाटे में वह हमेशा लू चेन के सुंदर चेहरे के बारे में सोचती थी, जिसके बाद उसे अंतहीन खालीपन और अकेलेपन का एहसास होता था। चू युकीन खुद को लगातार याद दिलाती रहती थी कि लू चेन उसकी बहन का बेटा है और उसके लिए इस तरह की भावनाएं रखना सही नहीं है। लेकिन दिन के दौरान उसकी नजरें अनजाने में ही लू चेन पर टिक जाती थीं। जब भी वह लू चेन और अन्य महिलाओं की मिली जुली आवाजें सुनती, तो उसकी बेचैनी को दबाना और भी मुश्किल हो जाता और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए बदमाश लू चेन को भीतरी आंगन में उद्दंडता करना पसंद था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो उसे डर था कि वह सचमुच कुछ अनुचित कर सकती है। उस समय चू युकीन ने तुरंत अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपने मन को स्थिर किया और अत्यधिक सोचने से खुद को रोका। अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए वह मन ही मन खुद को लगातार याद दिलाती रही, चेनर यू का बेटा है, मुझे किसी भी हालत में अनुचित विचार नहीं रखने चाहिए। इस समय उसके बगल में बैठी मु जिक्सुआन ने देखा कि चू युकीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका चेहरा लाल हो गया और वह अपने हाथ से चेहरा ढककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार वह एक महिला थी, और उससे भी बढ़कर एक ऐसी महिला जिसने कभी किसी पुरुष के स्पर्श का अनुभव नहीं किया था। अगर उन आवाजों का उस पर कोई असर न होता तो ये काफी असामान्य बात होती, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि चू युकीन के मन में राजकुमार के लिए विचार थे। केवल उनके बीच के रुतबे के कारण ही वह अपनी रोमांटिक भावनाओं को दबा रही थी। इसी क्षण मु जिक्सुआन को अचानक एक बात सूझी। ऐसा प्रतीत होता था कि हाल ही में चू युकीन लगातार ड्रैगन और फीनिक्स चाय पी रही थी। अन्य लोग शायद ड्रैगन और फीनिक्स चाय के प्रभावों को नहीं जानते होंगे और इसलिए यह नहीं समझ पाएंगे कि इसे पीने का क्या मतलब है, लेकिन वह जानती थी क्योंकि लू चेन ने उसे बताया था। मन ही मन सोचते हुए मु जिक्सुआन को आश्चर्य हुआ कि क्या राजकुमार वास्तव में चू युकीन को अपनी पत्नी बनाने की योजना बना रहा था। फिलहाल उसने ड्रैगन और फीनिक्स चाय की मदद से 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट वांग किंगसी को वश में कर लिया था और चू युकीन भी ड्रैगन और फीनिक्स चाय पी रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर लू चेन चू युकीन को अपनी पत्नी बनाने पर अड़ा रहा तो वह देर सवेर विरोध नहीं कर पाएगी। इसी विचार के साथ मु जिक्सुआन ने चू युकीन को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था कि चू युकीन अपने शेष जीवन में कभी भी अपने राजकुमार के चंगुल से बच नहीं पाएगी। दुख भरे पल बहुत लंबे होते हैं, खुशी के पल बहुत क्षणभंगुर होते हैं, लेकिन समय की लंबाई और संक्षिप्तता दोनों ही सापेक्षिक हैं। उदाहरण के लिए लू चेन को लगता था कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, जबकि वांग किंगसी को लगता था कि यह असहनीय रूप से लंबा है। वांग किंगसी ने भागने के हर संभव तरीके आजमाए, लेकिन अंत में लू चेन उसे हमेशा वापस खींच लेता था। उसका अपमान असहनीय था। 9वीं कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वह आज एक साधारण आदमी के हाथों में पड़ गई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कैसे फंस गई थी। कुछ घंटों के बीत जाने के बाद लू चेन ने वांग किंगसी को कमर से कसकर पकड़ लिया और उसके कान में हंसते हुए कहा, किंगसी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम 100 फूलों के टावर की एक ओयरान अभी भी कुंवारी हो। लगता है मैं काफी भाग्यशाली हूँ। उस क्षण लू चेन के शब्द किसी राक्षस की फुसफुसाहट के समान थे। वांग किंगसी ने अपने दांत भींच लिए। वह उसे कोसना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने खुद को रोक लिया। उसे राजकुमार के महल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही था, उस जगह से भागना ही था जिसने उसे इतना अपमानित किया था। एक बार जब उसकी शारीरिक क्षमता वापस आ जाएगी तो वह वापस आकर उस आदमी को मार डालेगी जिसने उसकी कौमार्यता छीनी थी। इसके बाद वांग किंगसी ने नखरे भरे लहजे में कहा, राजकुमार, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वांग किंगसी की आवाज सुनकर लू चेन और भी ज्यादा बेचैन हो गया। लू चेन ने कहा, किंगसी, अब से तुम राजकुमार के महल में ही रहोगी। मैं तुम्हें खरीद लूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी सेवा करोगी। ये शब्द सुनकर वांग किंगसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, मेरे राजकुमार, मेरे पास अभी भी 100 फूलों के टावर में बहुत सी चीजें हैं। यदि आप सचमुच मुझे खरीदना चाहते हैं तो कृपया मुझे 100 फूलों के टावर में वापस जाने दें ताकि मैं राजकुमार के महल के लिए अपनी चीजें ला सकूं। जैसे ही लू चेन ने वांग किंगसी की कोमल पीठ को सहलाया, उसने कहा, इन चीजों की जरूरत नहीं है।
हम नई चीजें खरीद सकते हैं। आखिर राजकुमार के महल में चांदी की कोई कमी नहीं है। वांग किंगसी ने जल्दी से एक और बहाना ढूंढा। मेरे राजकुमार, मैं 100 फूलों के टावर में पली बड़ी हूँ और वहाँ की बहनों के लिए मेरे मन में बहुत गहरी भावनाएं हैं। मुझे उनसे अलग होना बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप सचमुच मुझसे स्नेह रखते हैं तो क्या आप मुझे उनसे अलविदा कहने के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं? अब उसके पास लू चेन को उसे जाने देने के लिए मनाने के लिए भावनात्मक सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। लू चेन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। कैसा रहेगा? मन ही मन वांग किंगसी ने सोचा, 1 महीना? बिल्कुल सही। ब्लड मून टावर के लोग जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। 1 महीने में ये आदमी मर चुका होगा। वह खुद उससे निपटना चाहती थी और अपने दिल में भरी नफरत को निकालना चाहती थी। हालांकि उसने यही सोचा था, लेकिन वांग किंगसी का लहजा मोहक बना रहा। राजकुमार, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में आपकी अच्छी सेवा अवश्य करूंगी। वांग किंगसी के सुंदर शरीर को देखकर लू चेन खुद को रोक नहीं पाया और उनके बीच का रिश्ता एक बार फिर गहरा हो गया। ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो। आखिरकार लू चेन ने वांग किंगसी को जाने दिया। जब वांग किंगसी राजकुमार के महल से बाहर निकली तो उनका शरीर अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह इतनी कमजोर थी कि उन्हें चलने के लिए महल की नौकरानियों के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। जैसे ही वांग किंगसी ने राजकुमार के महल की पट्टिका पर आखिरी नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा पल भर में बर्फीली ठंडक से भर गया और उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा झलकने लगा। नॉर्थ प्रिंस, बस इंतजार करो, तुम्हारे हिसाब का दिन नजदीक है। मन ही मन दृढ़ निश्चय करने के बाद वांग किंगसी मुड़कर 100 फूलों के टावर की ओर वापस चली गई। वांग किंगसी के जाने के बाद लू चेन कमरे से बाहर निकली और ठीक उसी समय उसने चू यूकिन और मू जिक्सुआन को देखा। उसी क्षण मू जिक्सुआन ने कहा, बधाई हो मेरे राजकुमार, आपने इस सुंदरी का दिल जीत लिया है। लू चेन मू जिक्सुआन के करीब आया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से कहा, ये सब तुम्हारी व्यवस्था की वजह से ही संभव हो पाया है मेरी प्यारी। तभी चू यूकिन ने बीच में टोकते हुए कहा, चेना, मैंने देखा है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए हो। यहाँ तक कि एक ओइरान को भी हमारे घर ले आए हो। अगर यह बात सबको पता चल गई तो उत्तरी शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? आखिर तुम उनके राजकुमार हो। चू यूकिन की फटकार सुनकर लू चेन ने आह भरी और कहा, मैडम चू, दरअसल मेरे पास इसके कारण हैं। ये सुनकर चू यूकिन चौंक गई और फिर उसने पूछा, क्या कारण है? हालांकि चू यूकिन को लगा कि लू चेन अपनी कामुकता के लिए सिर्फ बहाने बना रहा है, लेकिन वह अधिकांश लोगों की तरह नहीं थी। वह आमतौर पर लू चेन की व्याख्या सुन लेती थी। फिर लू चेन ने मू जिक्सुआन से कहा, डार्लिंग, तुम मैडम चू को मेरे कारण समझा दो। मू जिक्सुआन हैरान रह गई। उसे लू चेन के इरादे कैसे पता चलेंगे? क्या उनके पति को खूबसूरत महिलाओं से लगाव नहीं था? फिर भी मू जिक्सुआन जल्दी ही संभल गई और फिर चू यूकिन से बोली, मैडम चू, मैं राजकुमार के मामलों पर आपसे बाद में चर्चा करूंगी। उनके पास वाकई कुछ कारण हैं। ये सुनकर चू यूकिन ने मू जिक्सुआन को संदेह भरी निगाहों से देखा और अब उसे गंभीरता से शक होने लगा कि लू चेन और मू जिक्सुआन कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हैं। आखिर पति पत्नी अक्सर मिलीभगत करते हैं, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था। फिर चू यूकिन ने आगे कुछ न कहने का फैसला किया। मैं गश्त पर जा रही हूँ, तुम दोनों बात कर लो। अध्याय 23 लू चेन की दुविधा _1 अध्याय 23 लू चेन की दुविधा _1। चू यूकिन को जाते हुए देखकर मू जिक्सुआन खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना मुंह ढक लिया और फिर से हंसने लगी। लू चेन ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा, मेरी प्यारी, तुम किस बात पर हंस रही हो? मू जिक्सुआन ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपने अभी अभी मैडम चू के चेहरे के भाव नहीं देखे। जब वह आंगन के द्वार पर थी तो उनका चेहरा लाल हो गया था और वह बहुत परेशान लग रही थी। लू चेन ने मन ही मन सोचा कि यह ड्रैगन और फीनिक्स चाय का ही असर होना चाहिए। इस समय मू जिक्सुआन ने पूछा, राजकुमार, क्या मिस वांग ने सचमुच पूरी तरह से आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? लू चेन ने एक पल सोचा। वांग किंगसी के जाने के बाद उसने उसकी लोकप्रियता पर एक नजर डाली थी। उसके जबरदस्ती भरे व्यवहार के बावजूद उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई थी, बल्कि ड्रैगन और फीनिक्स चाय के प्रभाव से उसकी लोकप्रियता 10 गुना बढ़कर 70 हो गई थी। हालांकि ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर लू चेन ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन अगर वह राजकुमार के महल में कुछ और बार आती है तो मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही वहां से जाना नहीं चाहेगी। मू जिक्सुआन ने कहा, तो मैं राजकुमार के लिए मिस वांग को जल्द से जल्द जीतने की कामना करता हूँ। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आगे कुछ नहीं कहा। 100 फूलों के टावर में लौटने के बाद वांग किंगसी को राजकुमार के महल में प्रवेश करने के बाद से उसने जो कुछ भी किया था वह तुरंत विस्तार से याद आ गया। आखिरकार वह 9वीं कक्षा की मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन उसे बिना पता चले ही नशीली दवा दी गई थी। सौभाग्यवश उत्तर के राजकुमार को उसकी पहचान का पता नहीं था, वह केवल उसकी सुंदरता पर मोहित था। यदि उत्तर के राजकुमार ने आज उसे मारने की इच्छा की होती तो वह अब तक मर चुकी होती। वह दोबारा ऐसी घटना नहीं होने देगी। कुछ देर सोचने के बाद भी वांग किंगसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे नशीली दवा कहाँ से दी गई होगी। उसी क्षण वांग किंगसी को अचानक कुछ सूझा। उसने तुरंत मेज पर रखे लकड़ी के डिब्बे से इत्र की बोतल निकाली। जिस क्षण उसे नशीला पदार्थ दिया गया होगा वह संभवतः राजकुमार के महल से लाए गए इत्र का प्रयोग रहा होगा।
इसके बाद वांग किंगसी ने इत्र की बोतल खोली और उसे सूंघा, लेकिन इत्र के कारण उसकी कुशलता में कोई कमी नहीं आई। एक के बाद एक वांग किंगसी ने इत्र की सभी बोतलें खोली और प्रत्येक को सूंघा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति बरकरार रही। उसे अचानक याद आया कि उत्तरी राजकुमार को छोड़ने के तुरंत बाद उसकी कुशलता वापस आ गई थी। क्या समस्या स्वयं उत्तरी राजकुमार के साथ हो सकती है? लेकिन उत्तरी राजकुमार तो एक साधारण आदमी ही था, उसके पास इतने रहस्यमय तरीके कैसे हो सकते थे? वांग किंगसी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही ज्यादा उलझन में पड़ गई और अब वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। शुरू में उसने उत्तरी राजकुमार को बहकाने और फिर अपने आकर्षण कौशल का उपयोग करके उसे वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन न केवल उसका बहकाना विफल रहा, बल्कि वह खुद ही उसके साथ उलझ गई। उस व्यक्ति द्वारा इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किए जाने के बाद उसे इस बात की भी चिंता होने लगी थी कि कहीं वह उसके बच्चे की मां न बन जाए। ये सोचकर वांग किंगसी बेहद क्रोधित हो गई। धिक्कार है वह कामुक उत्तरी राजकुमार, मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं खुद उसका बदियाकरण कर दूंगा। इस दौरान नॉर्थ प्रिंस मैंशन लू चेन आज छो यूयू को ढूंढने नहीं गई, जिससे उसे आराम करने का एक दुर्लभ दिन मिल गया। भीतरी प्रांगण में घूमने के बाद चू युकीन मुख्य प्रांगण में लौट आए, जहाँ लू चेन अब मौजूद नहीं थी। मंडप में केवल मु जिक्सुआन ही थी। चू युकीन तुरंत मु जिक्सुआन के सामने आई और बोली, जिक्सुआन, पहले चेन र ने कहा था कि उसकी कामुकता एक कड़वी मजबूरी के कारण थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह मजबूरी क्या है? यह मु जिक्सुआन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जिसकी भी नजर तेज हो वह समझ सकता था कि लू चेन सिर्फ बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चू युकीन वास्तव में यह मान लेगी कि उसे कोई परेशानी है। अगर वह सिर्फ कामुक न होता तो उसे और क्या कठिनाइयां हो सकती थीं? बेशक लू चेन की पत्नी होने के नाते मु जिक्सुआन अपने प्रिय के बारे में इस तरह की बातें कभी नहीं करेगी। मु जिक्सुआन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैडम चू, क्या आपने गौर नहीं किया कि राजकुमार में हाल ही में बहुत बदलाव आया है? हालांकि उन्हें अभी भी महिलाओं की संगति पसंद है, लेकिन वे उस उत्तरी राजकुमार से बिल्कुल अलग हैं जिनके बारे में अफवाह थी कि वे अज्ञानी और अक्षम थे। मु जिक्सुआन की यह बात सुनकर चू युकीन ने इस बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि वास्तव में यही बात थी। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि लू चेन के पास दो रहस्यमय हथियार थे और एक ऐसा वृक्ष था जो कौशल को बढ़ा सकता था। केवल उसके व्यक्तिगत चरित्र से ही उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। पहले उसे हवेली के मामलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, सब कुछ उसकी चाची द्वारा व्यवस्थित किया जाता था। लेकिन हाल ही में लू चेन ने राजकुमार के महल की आय बढ़ाने के बारे में सोचते हुए साबुन और इत्र का उत्पादन भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि वह ली फैंग को सैनिकों को सक्रिय रूप से प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा था। बेशक सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर की आंतरिक शक्ति में आए उतार चढ़ाव में था। वह अब एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह कुशलता कहाँ से आए, लेकिन वह वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट था। लेकिन अंततः इन सब बातों का उसकी कामुक परेशानियों से क्या संबंध था? चू युकीन ने आगे पूछा, चेना में हाल ही में वाकई बहुत बदलाव आया है, लेकिन इसका उसकी तथाकथित कठिनाइयों से क्या लेना देना है? मु जिक्सुआन के दिमाग में कई विचार उमड़ आए। फिर उसने आह भरकर कहा, महोदया चू, मेरी राय में राजकुमार न तो अज्ञानी है और न ही सचमुच सुंदरता का दीवाना है। असल में उसने जो कुछ भी किया है वह अपने जीवन की रक्षा के लिए खुद को कलंकित करना है। जरा सोचिए, अगर वह एक ऐसा राजकुमार होता जो पढ़ा लिखा और योद्धा दोनों होता, तो क्या वह राजधानी से जिंदा निकल पाता? मु जिक्सुआन की बातें सुनकर चू युकीन का दिमाग चकरा गया और उसने तुरंत ही पिछली सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया। वह हमेशा से सोचती थी कि लू चेन को उसने बहुत लाड़ प्यार दिया है और उसे विश्वास था कि वह हमेशा के लिए खुद को ऐसे ही लाड़ प्यार देता रहेगा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह एक दिखावा हो सकता है। अब इस बारे में सोचते हुए, अगर लू चेन ने अक्षम होने का नाटक नहीं किया होता तो शायद राजधानी में रहते हुए ही कई ताकतें उसके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी होती। ब्लड मून टॉवर द्वारा किया गया हत्या का प्रयास इसका एक सटीक उदाहरण था। हालांकि उन्हें पहले से ही एक अयोग्य राजकुमार माना जाता था और सम्राट द्वारा उन्हें उत्तर की ठंडी भूमि में निर्वासित भी कर दिया गया था, फिर भी ऐसे लोग थे जो उन्हें चैन से रहने नहीं देते थे। अगर वह थोड़ा सा भी ज्यादा चालाक दिखाई देता तो क्या वह दूसरों की नजरों में एक बड़ा खतरा नहीं बन जाता, जिससे राजकुमार उसे मारने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते? जब चू युकीन को एहसास हुआ कि उसने लू चेन को गलत समझा था तो उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। इतने समय तक ऐसा नहीं था कि लू चेन बड़ी नहीं हुई थी, बल्कि वह खुद लू चेन को कभी समझ नहीं पाई थी। लू चेन द्वारा अज्ञानी होने का दिखावा करने से उस पर काफी दबाव पड़ा होगा। उनकी चाची होने के नाते उन्होंने वास्तव में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से नहीं निभाया था। उसने अपनी बहन से भी वादा किया था कि वह चेना की जीवन भर अच्छी देखभाल करेगी, फिर भी वह उसके कई आंतरिक संघर्षों से अनभिज्ञ रही और उसे एक गैर जिम्मेदार व्यभिचारी समझ बैठी। मु जिक्सुआन, जिसकी लू चेन से शादी को केवल कुछ महीने ही हुए थे, लू चेन के दिल के रहस्यों से वाकिफ थी, जबकि वह, जो एक दशक से अधिक समय से लू चेन के साथ थी, उसकी कठिनाइयों से अनभिज्ञ थी। इस समय चू युकीन ने उदास स्वर में मु जिक्सुआन से कहा, जिक्सुआन, तुम सही हो। मैं उसकी चाची ही वह हूँ जो उसके भीतर व्याप्त दबावों को समझने में विफल रही हूँ। अब जबकि आप उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी अच्छी देखभाल करने में मदद कर सकते हैं और उनके कुछ बोझ को साझा कर सकते हैं। मु जिक्सुआन मुस्कुराई और बोली, मैडम चू, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए।
राजकुमार की नजरों में आप ही उनके सबसे करीब हैं। चू यूकिन ने आह भरी और कहा, जब मुझे उसके अंतर्मन के विचार भी नहीं पता तो उसके सबसे करीब रहने का क्या फायदा। मुजिक्सुआन ने तुरंत कहा, मैडम चू, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राजकुमार के लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई महिला नहीं है। चू यूकिन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी और उसने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। अध्याय 24 अध्याय 24 वान क्विंसी को पुनः आमंत्रित करना _1 24 अध्याय 24 वान क्विंसी को फिर से आमंत्रित करना _1 बैककोट 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। आज प्रिंस मैंशन में प्रिंस के परफ्यूमरी का भव्य उद्घाटन हुआ। पिछले पखवाड़े में 100 फ्लावर्स टावर की लड़कियों द्वारा किए गए प्रचार के बदौलत पूरे यान काउंटी को पता चल गया था कि हवेली द्वारा उत्पादित इत्र असाधारण गुणवत्ता के थे। सुबह जैसे ही इत्र की दुकान के दरवाजे खुले, नॉर्थ सिटी के धनी परिवारों की महिलाएं और युवतियां उमड़ पड़ीं। 1 घंटे से भी कम समय में पिछले 6 महीनों में हवेली द्वारा उत्पादित सभी इत्र बिक गए। लू चेन इत्र की दुकान पर नहीं गया था, बल्कि वह घर पर बैठकर इस दुनिया का नक्शा पढ़ रहा था। चूंकि उन्होंने पहले ही उस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला कर लिया था, इसलिए अब वे निष्क्रिय पड़े रहने और पहले की तरह किताबों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसी क्षण मुजिक्सुआन और झोउ शियाजियाओ वापस आ गईं, और उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर लू चेन ने अपना नक्शा नीचे रख दिया और पूछा, मेरी प्रिय, इत्र कैसे बिके। मुजिक्सुआन ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन टिप्पणी की, राजकुमार, मुझे लगता है कि इत्र की कीमतें बहुत कम हैं। ये सुनकर लू चेन थोड़ी देर रुका और फिर पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मुजिक्सुआन ने जवाब दिया, महल में आधे महीने में 2000 से कम बोतल इत्र का उत्पादन हुआ, फिर भी वे सभी 1 घंटे से भी कम समय में बिक गए। लू चेन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, इतनी जल्दी। लू चेन मूर्ख नहीं था। उसने मूल रूप से उत्तरी शहर की अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रति बोतल की कीमत कुछ चांदी के सिक्के तय की थी। आखिरकार उत्तरी शहर गरीब था और वहाँ ऐसे अमीर परिवार बहुत कम थे जो इत्र खरीद सकें, और अब मुजिक्सुआन उसे बता रही थी कि सारे इत्र 1 घंटे से भी कम समय में बिक गए। तब झोउ शियाजियाओ ने कहा, राजकुमार, इत्र खरीदने आए लोगों में अन्य क्षेत्रों के कई लोग थे, विशेषकर व्यापारी काफिले। उन्होंने इत्रों में बहुत रुचि दिखाई और अक्सर दर्जन भर इत्र खरीदे। तुरंत ही लू चेन को कारण समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि व्यापारियों की नजर हवेली के इत्रों पर थी, इसीलिए वे इतनी तेजी से बिक रहे थे। इस बात की प्रबल संभावना थी कि ये व्यापारी इत्र व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं खरीद रहे थे, बल्कि उन्हें राजधानी जैसे अधिक समृद्ध स्थानों पर ले जाकर बेचने के लिए खरीद रहे थे। बाद में विचार करने पर लू चेन को एहसास हुआ कि वह अपने दृष्टिकोण को इतना संकीर्ण नहीं कर सकता। भविष्य में उसे एक सेना का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी की आवश्यकता होगी, और उसकी व्यापारिक गतिविधियां निश्चित रूप से केवल उत्तरी शहर तक ही सीमित नहीं रह सकती थीं। नॉर्थ सिटी के निवासियों की जेबें लगभग खाली होने के कारण उनसे सेना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाना व्यावहारिक रूप से एक अव्यावहारिक विचार था। ये सोचकर लू चेन ने मुजिक्सुआन और अन्य महिलाओं की ओर देखा और पूछा, मेरी प्रिय, अगर तुम अभी भी राजधानी में होती, अभी भी मिसमो होती, अविवाहित होती, और तुम्हें राजधानी में किसी के द्वारा इस प्रकार का इत्र बेचने के बारे में पता चलता, तो तुम एक बोतल पर कितने चांदी खर्च करने को तैयार होती। कुछ देर सोचने के बाद मुजिक्सुआन ने उत्तर दिया, राजकुमार, अगर मैं होती तो मैं एक बोतल इत्र के लिए 20 चांदी तक देने को तैयार होती। मुजिक्सुआन की स्थिति राजधानी के धनी परिवारों की बेटियों और पत्नियों का प्रतिनिधित्व करती थी। यदि मुजिक्सुआन इत्र की एक बोतल पर 20 चांदी खर्च करने को तैयार थी, तो अन्य महिलाएं और पत्नियां भी ऐसा ही करतीं। फिर लू चेन ने कहा, मैंने राजधानी और सुफेक शहर में एक और इत्र की दुकान खोलने का फैसला किया है। अब से इत्र की कीमत 20 चांदी तय की जाएगी। इत्र का उत्पादन बढ़ने पर हम छोटी सिरेमिक बोतलों की उत्कृष्टता के अनुसार कीमत को समायोजित कर सकते हैं। लू चेन ने मन ही मन सोचा, हालांकि वह राजधानी शहर वापस नहीं लौट सकता, लेकिन वहां अपनी दुकानों से सामान बेचने में उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लू चेन की बात सुनने के बाद मुजिक्सुआन ने तुरंत कहा, राजकुमार, मुझे इस मामले के बारे में अपने पिता से बात करनी होगी। लू चेन राजधानी वापस नहीं लौट सकता था, और चूंकि इत्र निश्चित रूप से अत्यधिक लाभदायक वस्तु बन जाएंगे, इसलिए अन्य लोग भी उन पर नजर रख सकते थे। अतः राजधानी में दुकान खोलने के लिए वहां किसी ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक था जो उसकी देखभाल कर सके। लू चेन स्वाभाविक रूप से यह बात समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं अपनी प्रेमिका को परेशान करने वाला हूँ। उस समय मुजिक्सुआन ने आगे कहा, राजकुमार, यदि आप सुफेक शहर में एक इत्र की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको मैडम चू से बात करनी होगी और उनसे चू परिवार को सूचित करने के लिए कहना होगा। सुफेक शहर दक्षिण में स्थित था, जो इस क्षेत्र के कई कुलीन परिवारों का केंद्र था और महान शिया राजवंश में सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से विकसित स्थान था। बेशक उस जगह को दक्षिणी कुलीन परिवारों का गढ़ भी कहा जा सकता है। बैककोट सुफेक शहर में इत्र की दुकान खोलने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इसकी देखरेख कर सके, और वह व्यक्ति किसी कुलीन परिवार से होना चाहिए, क्योंकि केवल वही दुकान को संभाल सकता है। कुलीन परिवार के सदस्य की देखरेख के बिना दुकान कुछ ही दिनों में चोरी हो सकती है। लू चेन ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर में मैडम चू से इस बारे में बात करूंगा। इस समय चू यूकिन बाहरी आंगन में गश्त कर रही थी और वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए लू चेन को कोई जल्दी नहीं थी। इन चीजों में समय लगता है। व्यवसाय स्थापित करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत की जा सके।
इसी क्षण झो यूयू चुपके से मुजिक्सुआन के पीछे दबे पांव गई और उसे हल्के से धक्का दिया, मानो किसी बात का इशारा कर रही हो। मुजिक्सुआन तुरंत समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार जी, इस इत्र की मौजूदा प्रसिद्धि का श्रेय काफी हद तक 100 फ्लावर्स टावर द्वारा किए गए प्रचार को जाता है। क्या हमें श्रीमती वान को राजकुमार के महल में आमंत्रित करके व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए? हाल ही में पिछले आधे महीने से लू चेन लगभग हर रात झो यूयू के कमरे में बिता रहा था और झो यूयू अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुजिक्सुआन और अन्य 2 महिलाओं ने भी गौर किया कि लू चेन के लिए प्रतिदिन उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना आवश्यक प्रतीत होता था। मुजिक्सुआन और झो शियाजियाओ कभी कभी लू चेन की देखभाल करती थीं, लेकिन चूंकि उनके बच्चे थे इसलिए लू चेन उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करने देती थी। उनके लिए बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। झो यूयू चाहती थी कि 100 फ्लावर्स टावर से वांग किंगसी आकर उसका बोझ बांटे, लेकिन ऐसे शब्द निश्चित रूप से उसके जैसी रखेल के लिए कहने लायक नहीं थे। इसलिए उसने मुजिक्सुआन को लू चेन से बात करने के लिए कहा। संयोगवश वे वान किंगसी को धन्यवाद देने के बहाने आज उन्हें राजकुमार के महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। मुजिक्सुआन का सुझाव सुनने के बाद लू चेन ने कहा, ये संभव है, लेकिन आपको उसे अपने नाम से आमंत्रित करना होगा। आधा महीना बीत चुका था और वान किंगसी के कोमल और हड्डी रहित शरीर की याद आते ही लू चेन का दिल गर्मी से भर गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अभी तक 9वीं कक्षा में प्रवेश पाने में सफल नहीं हुआ था और अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सकता था। मुजिक्सुआन ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, आपकी उपपत्नी समझती है। फिर मुजिक्सुआन ने नौकरानी शियाओ रू की ओर मुड़कर कहा, शियाओ रू, जाओ और श्रीमती वान को राजकुमार के महल में आमंत्रित करो। उनसे कहना कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ महाराज। इसके बाद जियाओ रू 100 फ्लावर्स टावर के लिए रवाना हो गई। कुछ ही समय बाद वान किंगसी की मुलाकात शियाओ रू से हुई। ये सुनकर कि राजकुमारी व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हैं, वान किंगसी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछली बार राजकुमार के महल में उसे नुकसान उठाना पड़ा था और अब वह वहां जाने से सावधान थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे नशा कैसे दिया गया, क्योंकि वह पिछले आधे महीने से उस दिन की घटनाओं को याद कर रही थी और फिर भी उसे इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि उसे नशा कैसे दिया गया था। इस बार मुजिक्सुआन को राजकुमार के महल में आमंत्रित करना उस लंपट की ओर से एक और उकसावा हो सकता है। लू चेन के ख्याल आते ही वान किंगसी का कोमल शरीर अनायास ही कांप उठा। पिछली बार वाला राक्षस कई घंटों तक उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसे महज मनोरंजन की वस्तु समझता रहा। वान किंगसी एक पल के लिए हिचकिचाई। क्या उसे आज ही राजकुमार के महल में जाना चाहिए या कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए जब तक कि ब्लड मून टावर से अतिरिक्त सैनिक न आ जाएं? कुछ देर सोचने के बाद वान किंगसी ने राजकुमार के महल को देखने जाने का फैसला किया। पहली बात तो ये थी कि यह राजकुमार के महल से एक बुलावा था और नामात्र की ओयरान होने के नाते उसके लिए इसे अस्वीकार करना मुश्किल था। दूसरी बात, इस बार वह सतर्क थी और उसे पूरा भरोसा था कि वह दोबारा धोखा नहीं खाएगी। उसने अपने साथ सॉफ्ट मसल पाउडर ले जाने की योजना बनाई थी। अगर वह फिर कभी लू चेन के साथ अकेली होती तो वह इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करती। इस बार उसे यकीन नहीं था कि उसके साथ दोबारा खिलवाड़ किया जाएगा।